आचार्य जी के पतंजलि योगपीठ के द्वारा संचालित भारत को विश्व गुरु बनाना है, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, कृषि और ऋषि परंपरा युक्त भारत को बनाना है। इसी क्रम में अगर हमें कृषि और ऋषि परंपरा युक्त भारत बनाना है, अगर हमें आयुर्वेद को इस देश में स्थापित करना है, तो हमें योग के साथ आहार करना पड़ेगा। हमें आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम आहार पर ध्यान नहीं देंगे तो हम योग करते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं या हो जाते हैं, और हम फिर केमिकल युक्त भोजन करते हैं तो पुनः बीमार हो जाते हैं। और लोग और देशवासी उंगली उठाने लगते हैं कि पंडित जी तो पतंजलि के योग टीचर हैं, मुन्नीलाल जी तो पतंजलि के योग टीचर हैं, ये राज्य प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, इनको कैंसर कैसे हो गया, इनको हार्ट अटैक कैसे आ गया, बताइए कहाँ? ये कारण है सिर्फ आहार का। आप इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम योग कर रहे हैं, इसमें योग पर उंगली उठाई जाए। योग पे उंगली कभी किसी को नहीं लेकिन अगर हम आहार, हमारे परम प्रसिद्ध आचार्य जी को किसी कुछ खाने से जहर अपना असर करता है, जहर अपना असर करता है, चाहे वो कोई भी महान पुरुष हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर एक पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हमारा निवेदन है कि ये देने के उगार कार्यक्रम इसलिए परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये संचालित हो रहा है। आज 469वां दिन है, 469 दिन हो गए हैं आज कंटिन्यूअस योग आहार कार्यक्रम चलते हुए, एक भी दिन गैप नहीं हुआ इसमें। और लगातार नए योग शिक्षक और हम चीफ गेस्ट के माध्यम से इस योग आहार कार्यक्रम में सबके अनुभव लेते हैं, किसानों के अनुभव लेते हैं, हम योग साधकों के अनुभव लेते हैं, हम आयुर्वेदिक वैद्यों के अनुभव लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभव लेते हैं। और इसका नाम हमारे आदरणीय बहुत ही ऊर्जावान नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी के द्वारा इस योग क्लास का नाम दिया है योग आहार कार्यक्रम। और योग आहार, आहार की हम चर्चा भी करते हैं। तो 1 घंटे आपने योग कराया, 1.25 घंटे, अब हम 1.25 घंटे में आहार की चर्चा करेंगे। और आहार कहाँ से आता है? आहार खेत से आता है। तो खेत में हम जब तक केमिकल डालते रहेंगे, हम डीएपी यूरिया डालते रहेंगे, तो हम फिर शुद्ध आहार नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसानों को ये प्रशिक्षण जैविक खेती के लिए समर्पित है। मैं इस क्रम में आज चर्चा करता हूं। हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट हैं आदरणीय शरद वर्मा जी, जो इटारसी नर्मदापुरम से हैं और बहुत ही ऊर्जावान कृषक हैं, उन्नतशील कृषक हैं, और जिन्होंने भारत सरकार को 52 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन करके दिखा दिया। इनको कर्म कृषक का वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अवार्ड दिया है। कई अवार्डों से आप सम्मानित हैं और आप जो है सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे जो पशु, हमारी गाय माता दर दर भटक रही है, भूखों मर रही है, सड़कों पर फिर रही हैं, इनके लिए आपने एक साइलेज का उत्पादन किया है, जो 100 एकड़ में मक्का उगाते हैं और उसका साइलेज बना करके गौशालाओं में दे रहे हैं। और गौ, क्योंकि हमारा भूसा 15-20 रुपए किलो बिक रहा है और साइलेज आप 7 रुपए किलो दे रहे हैं। हरे मक्का का साइलेज बना करके जो देते हैं, जिससे गायों का लिए दूध का उत्पादन अच्छा होता है और हिष्ट पुष्ट होती हैं, और गौ पालक के लिए भूसा की समस्या का भी समाधान हो रहा है। गाय बचेगी, हमारा देश बचेगा, हमारा सनातन धर्म बचेगा। तो आइए हम सीधे चलते हैं आदरणीय शरद वर्मा जी के लिए, उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, पूरे सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो योग रहा वो बहुत अच्छा था और योग सर ने बहुत अच्छे से हमें योग सिखाया। आज मैं आपको गेहूं के विषय में जानकारी दूंगा, क्योंकि गेहूं में ही कृषि कर्मा अवार्ड मुझे मिला है, और कैसे अपन अच्छा गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं। तो वो आज मैं आपको टिप्स दूंगा जो तो शायद आपके लिए बहुत कीमती होंगी। अभी मेरा जो मेरी जमीन है, मैं 70% में मक्का लगाता हूँ और साइलेज बना के उपलब्ध कराता हूँ, जो तकरीबन मेरे को 1 एकड़ में 100 कुंटल मिलती है। और ये 65 से 70 दिन की फसल को कुट्टी करके और रैपिंग पैकिंग करके 1 कुंटल की पैकिंग में हम पशु को उपलब्ध कराते हैं। हमने देखा है कि जो पशु छोड़ रहे हैं, जो लोग पशुओं को छोड़ रहे हैं, क्या कारण है उसका अध्ययन किया कि आदमी आखिर गाय बैल क्यों छोड़ रहा है। आज जमीनों की कमी हो रही, आसपास के जो चराह जमीन थी
वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों ने जो मेड़ें पड़ी थी उनको तोड़ लिया है, और धीरे धीरे उनका जो गाय के प्रति प्रेम था वो होते हुए भी वो अपनी गाय को अपने पास नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए देखा कि इनको पशु आहार की बहुत कमी है। आज भूसा, जिस भूसे में कुछ नहीं है, पहले थ्रेशर और दामन का भूसा आता था तो उसमें क्या होता था कि उनको न्यूट्रिशन मिलता था बहुत, क्योंकि दामन होती थी तो बाली सहित उसकी दामन होती थी। थ्रेशर में बाली सहित डालते थे तो बाली में क्या टुकड़े, बाली के अंश जाते थे। आज का सब हार्वेस्टर से कटिंग होने लगी है तो वो अंश पूरा जमीन में उड़ जाता है और हिस्टा रिपर से ऊपर ऊपर के भूसे को लाया जाता है कि जिस भूसे में कुछ भी नहीं रहता। तो अब वो भूसे में कुछ नहीं रहता और वो भी 15 रुपए 10 रुपए किलो लेना है तो इतना महंगा पड़ जाता है। इससे गाय पालक सोचता है कि मेरी गाय को छोड़ दें, वो चुपचाप जाके अपने रोड में, जंगल में कहीं भी गाय को छोड़ देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि हजारों लाखों की तादाद में गाय रोडों पर चली जा रही है। वो पीड़ा मैंने जब समझी, उस पीड़ा को, तो मैंने सोचा कि ये पीड़ा ये कैसे होगा, ये चारा भूसा अगर नहीं होगा तो गाय कल गाय ही खत्म हो जाएंगी। आज गांव में 70% आदमी गेहूं, आज दूध जो है वो पॉलीथिन का दूध लाके पीने लगा है अपनी गाय। उसके पास पहले पहले 100% किसान अपनी गाय का खुद दूध पीता था और पिलाता था। आज ऐसे ऐसे गांव हैं जहां की शहर से दूध आ रहा है, शहर में गाय नहीं है वहां से दूध आ रहा है। आप समझिए वो दूध की कितनी प्योरिटी होगी, उस पर कभी कल्पना करिए। आज अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मिलावट अगर है तो दूध में है। 50% दूध डुप्लीकेट दूध कहलाता है। अब वो कैसे डुप्लीकेटिंग हो रही है, कोई पानी ज्यादा मिला के या केमिकल से तैयार करके, वो सब, और वो सीधा आदमी को असर कर रहा है। ये सब विचार करते हुए मैंने मक्के की फसल लगाई और उससे फिर पशु आहार बनाया। मुझे भारत सरकार ने न्यूजीलैंड भेजा था तो मैंने वहां देखा कि ये मक्के के ऊपर बहुत अच्छा साइलेज बन रहा है। तो साइलेज जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने वहां पे डायरेक्टर साहब को बोला कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए सर यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम ये साइलेज पे पूरा 7 दिन ट्रेनिंग लो इसी पे। तो वो मुझे वहां पे ब्रिसलैंड में एक रोबोटिक डेयरी थी, वहां पे मुझे वो छोड़ के गए। वहां उनकी 5,000 में मक्का एकड़ में लगी हुई थी और वो मक्के से साइलेज बना रहे थे। फिर वो मेरे विचार में आया कि मैं अपने देश में इसको करना है मुझे, और मैं लगा रहा और फिर सफल रहा। अभी मुन्नीलाल सर जी को मैंने अपनी मक्के की फसल भी दिखाई थी और और साइलेज भी दिखाया था मैंने। तो उन्होंने बहुत मेरी पीठ थपथपाई, इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिली। और बहुत ही मतलब साइलेज इतना अच्छा तैयार हुआ कि साइलेज देने से गाय के दूध का फैट बढ़ा, गाय का वजन बढ़ा। और मैंने मात्र दाने सहित, यानी 1 कुंटल में 25 किलो मक्के का दाना है, मैंने 1 कुंटल उनको उपलब्ध करवाया। 1 कुंटल दाने में 25 किलो मक्के का दाना उपलब्ध कराया, जिससे गाय का फैट, दूध का फैट तो बढ़ा ही, गाय का वजन बढ़ गया, जिससे गाय स्वस्थ रहने लगी। और 1 कुंटल जो है आपको पर डे, एक गाय को 8 से 10 किलो आपको, जो 3 लीटर दूध या 4 लीटर दूध देसी गाय दूध दे रही है उसके लिए पर्याप्त होता है। उसमें आपको खली चुनी अलग से नहीं मिलाना, लेकिन आपको दूध जिस गाय को भी आपको देना है वो आपको जब गाय जनती है उसके पहले से आपको बदलना है। जैसे अपन लोग जैविक में आपने देखा होगा कि 3 साल तक अपने को उत्पादन कम मिलता है, हर साल बढ़ते जाता है, और तीसरे साल अपना उत्पादन उतना ही आ जाता है जितना एक केमिकल से अपन लोग उत्पादित करते हैं। वैसे ही गाय में है, अगर आप 6 महीने पहले से खिलाएंगे तो 1 साल के अंदर वो खाने लगती है, और फिर इतना खाती है कि आपके भूसे को हाथ भी नहीं लगाएगी। है ना, आप भूसा दोगे तो वो, उसको साइलेज ही चाहिए, वो ऐसा आपको प्रतीक करवाएगी। इतना था मेरा। मैं अब आपको गेहूं के विषय में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं गेहूं में अवॉर्डेड हूं और मैंने बहुत सारी इसमें अ, विद्याएं ली हैं, बहुत सारे केवीके से सीखा है मैंने, बहुत सारे रिसर्च सेंटर में, जालना में भी मैं महिको में रहा हूँ जो सीड उत्पादन में मैंने काम किया है। मेरे पिताजी का कहना था कि जो चीज आप उत्पादित कर रहे हो उसकी पहले ट्रेनिंग लेके आओ। तो इस पे अंदर जाना था, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला गेहूं में
जो है वो पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब पीछे छूट गया, सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहा है। आज जहां विदेशों में लड़ाइयां चल रही हैं, वहां पे मोदी जी गेहूं को भेज रहे हैं। और गेहूं इतना है कि जो हमारे गरीब लोग रहते थे, उनको फ्री ऑफ चार्ज भारत सरकार गेहूं देती है। और जिसमें 20 लाख टन गेहूं की उत्पादित होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का वो है तो मध्य प्रदेश शासन का है, जो सबसे अधिक गेहूं उपलब्ध कराता है। गेहूं के सबसे ज्यादा अगर गेहूं का आपको उत्पादन लेना है, या कोई भी फसल, मैं तो कहता हूं कि सब्जियां हो, सब जिस चीज में भी आपको उत्पादित लेना है, तो सबसे पहले अपनी जमीन का स्वास्थ्य आपको देखना पड़ेगा। आपकी जमीन में गहरी जुताई हुई है कि नहीं? जिस जमीन में आप उगाने वाले हैं, उस जमीन में आपने क्रॉप रोटेशन किया है कि नहीं? फसलों को बदला है कि नहीं? ऐसा तो नहीं आप गेहूं के ऊपर गेहूं 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 लेते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं किया आपने। वो सारी चीजें आपको चुनना पड़ेगा। आपने सबसे पहले जमीन को चुना, जमीन की मिट्टी परीक्षण करवाया, जो भी जमीन में तत्व कम है उनका ब्लैक बोर्ड पे नोट करके अपने सामने लगा लिया, मेरे जमीन में ये चीजें हैं। हेलो जी, रघुवंशी भैया आ गए थे बीच में। गेहूं के लिए आपने खेत का सबसे पहले चुनाव करना है, तो खेत को आप सबसे पहले आपके मिट्टी परीक्षण कराइए। जो खेत के अंदर कमी है उसको नोटेड करिए कि मेरे खेत में ये कमी है, कैसे पूरी करना है। गोबर की कंपोस्ट खाद, अच्छी पकी हुई खाद आप डालिएगा आपके खेत के अंदर। गोबर की खाद डलना चाहिए, गहरी जुताई होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मेड़ों का प्रबंधन होना चाहिए। आपकी मेड़ों में बहुत सारी संख्या ये वो होती हैं, जिसको बारिश में आप अगर बवेरिया बासियाना ऐसी चीजें जो जैविक फंगस के द्वारा कीट नियंत्रण होता है, उनको मेड़ों पे कंट्रोल करें। चूहों का कंट्रोल भी आपको करना है। जब आपका खेत तैयार हो गया बोनी के लिए, तो आप सबसे पहले दो दोस्त मिल जाइए, या आपकी अलग अलग जमीन हो तो वहां आपको बीज बनाना है। आपकी जो भी जमीन है, जैसे आपके पास मान लो 1 हेक्टेयर जमीन है या 2 हेक्टेयर जमीन है, तो आपका आधा हेक्टेयर में आप बीज का प्रोग्राम रखिएगा। आधा एकड़ में आपको बीज का प्रोग्राम रखना है। वो कैसे प्रोग्राम रखना है वो मैं बताता हूँ आप कॉलेज से बीडर बीज लेके आइए, ठीक है। बीडर बीज आपने कॉलेज से लेके आ गए, या कहीं से आपको देसी वैरायटी मिलती है तो उसका स्वस्थ बीज लेके आइए। आपको 1 एकड़ में जो सोइंग वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया है 40 किलो, वो आपको सोइंग करना है। लोग बाग 1 कुंटल तक सोइंग कर देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। आपको 40 किलो ही सोइंग करना है। अब आपने बीडर बीज लिया है तो वो आपका फाउंडेशन बनेगा, F1 बनेगा या F2 बनेगा आपका। F1 जब आपका बीज तैयार हो गया, फिर आप F2 की तरफ जाएंगे, और F2 के बाद C1 जाएंगे। C1 में सबसे ज्यादा गेहूं का एवरेज आता है, तो वो आपके खेतों में सबसे ज्यादा बोनी करेंगे। F2 से C1, ये दो जो कैटेगरीज हैं बीज के अंदर, तो वो जब सबसे ज्यादा आपको सोइंग करना है। अब आपने बीज का चुनाव कर लिया, बीज आपने लेके आ गए अपने खेत में, 35 से 40 किलो बोना है। आप बेड पद्धति से लगाइए गेहूं में, बेड बनाइए आधा एकड़ में पूरा। आपका रो से रो की दूरी 23-24 सेंटीमीटर, 6-7 इंच की होना चाहिए आप, ठीक है ना। प्लांट से प्लांट की दूरी 1 इंच होना चाहिए। बीज आपका 2 से 3 इंच गहराई में जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। अब हर चीज का मैं आपको खुलासा बता दूं। जैसे सबसे पहले आपने बेड बनाए, तो जमीन से आप 2 इंच के जो आपके बेड बनते हैं, ऊंचे बनते हैं, उसके आसपास जब आप पानी घुमाते हैं या स्प्रिंकलर से देते हैं, तो वो कैपलर सिस्टम से पानी पीता है आपका। और कैपलर सिस्टम से पानी पीने के बाद आपका
उत्पादित ज्यादा होता है। अगर आप गेहूं की सोइंग 35 से 40 किलो की करेंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देगा। इसके बाद आपको प्लांट की ड्रिलिंग कराना है। ड्रिलिंग सबसे ज्यादा अगर आती है प्लांट की ड्रिलिंग, तो वो 2 से 3 इंच के अंदर आती है। अगर आप उसको 4 इंच गहराई में डाल दोगे तो एक बीज का एक ही बीज निकलेगा। आप उसको 2 इंच में डालेंगे जब भी आपके एक बीज से 20 पेड़ 25 पेड़ का किल्ला बनेगा। इस चीज का बहुत ध्यान दें। जितने पेड़ का आप ट्रिलिंग कराएंगे उतनी ज्यादा आपका उत्पादित आएगा। तो इस चीज पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। जब आपने ट्रिलिंग करा ली, आपने कैपलर सिस्टम से पानी देने लगे। मान लो अपन एक 322 वैरायटी का गेहूं ले लेते हैं जिसमें मुझे अवार्ड मिला था, तो वो ही ले लेते हैं अपन। 110 दिन से 115 दिन की फसल है ये। 110 से 15 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में आप लोग जब लगाते हैं तो 35 से 40 किलो इसको लगाना चाहिए। अब आपने ये गेहूं का चुनाव कर लिया, आपने बीडर बीज बोया। बीडर बीज बोने के बाद आपको बीज तैयार करना है। जिस आधा एकड़ में आप लगाएंगे उसके आसपास कोई ऐसी वैरायटी का गेहूं तो नहीं है जो आपको कम देता है, या कोई ऐसी बीमारी है, जैसे सुजाता लगा दिया, कोई लगा दिया, उसमें करनाल वंट है, या कोई भी रोग है, ऐसा रोगी गेहूं आपके किनारे तो नहीं लगा है। उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बीज जो आप खुद तैयार कर रहे हो, जो आपका पारंपरिक बीज है उसको तैयार कर रहे हो, उसके आसपास कोई भी गेहूं नहीं होना चाहिए। अगर आप बीज का सीड का उत्पादन करें तो आपके चने के खेत में बीज जगह चुन लें, या कोई अन्य फसल आपने जो लगा रखी हो उसके बीच में अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा प्योर आएगा। उसका भी आप प्योरिटी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आपने जब दाने लिए, तो आपने जब सोइंग किया गेहूं, तो आपकी बाली पर आपकी सतत निगाहें होनी चाहिए कि मेरा गेहूं कैसा आ रहा है। जब आपका गेहूं तैयार होता है तो बीज में आप रोगिंग करिए। अगर आपकी कोई फसल गेहूं की बड़ी बालियां हैं तो आपको वो निकालनी है। अनमैच्योर्ड बालियां हैं तो उन्हें दूर करना है। अब आपको उस आधा एकड़ में से आपको बीज बनाना है, तो उसमें से आप स्वस्थ बाली चुनवाइए। जब आपकी कटिंग होगी तो मशीन हार्वेस्टर से नहीं कराना है, आपको हाथ से गाही कराना है। आप उसमें से स्वस्थ बालियां स्वस्थ ले लें और उसको फिर आप ग्रेडर के द्वारा उसकी ग्रेडिंग करें, जिससे बारीक दाने लगभग इतने दाने निकल जाने चाहिए कि मैं अगर 1000 दानों का वजन अगर मैं करूं, जैसे 43 ग्राम आता है, तो वैसे वजन आपको करके देखना है कि मेरा जो बीज तैयार हुआ है, F1 F2 हुआ है, वो 43 ग्राम का है कि नहीं। अगर आपके 1000 दानों का वजन लगभग इतना आ रहा है तो आपने बीज अच्छा तैयार किया। और अगर अब इस बीज का जब आपने F1 बना लिया तो अब आपको F2 बनाना है। वही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी पड़ेगी। गहरी जुताई, आपको गोबर की खाद पर्याप्त डालनी है, वो सही जीव अमृत आपको चलाना है। वो सारे आप चीजें वैसी की वैसी ही आप इसमें करेंगे। आपको खेतों में ट्राइकोडर्मा डालना है, या सूडोमोनास से भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सबसे अच्छा फंगिसाइड है, अगर आप उसका यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। गेहूं को जब अपन बेड में लगाते हैं तो पहले से कुछ लोग पानी दे के सोइंग करते हैं, पर वो ज्यादा ज्यादा अगर आपको पैदावार लेना है तो आपको कैपलर सिस्टम यानी आसपास पानी घुमा के या स्प्रिंकलर के द्वारा देना पड़ेगा। स्प्रिंकलर से पानी देने में ये फायदे होते हैं कि पानी की मात्रा कम लगती है, तो पानी बचता है। भारत सरकार भी कहती है कि एक बूंद पानी को बचाओ, और कुदरत भी कहता है जितना पानी हो सके आप बचाइए। तो कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादित लेने में आपको फायदा मिलेगा। आपको फसल में 4 पानी लगाने हैं तो आप 6 पानी मत लगाइए, आप 4 पानी ही लगाइए। कब क्या पानी की आवश्यकता होती है वो आपको खेत को देख के, खेत के नेचर से आपको पता चल जाता है। अब आपका गेहूं का F1 तैयार हो गया है। बीज के लिए आपने रोगिंग कर ली है।
उसकी पूरी, अब आप उसको थ्रेसर से घाई कर दीजिए। बीज आपका निकल गया है, आप उसको ग्रेडिंग कर लीजिए। ग्रेडिंग में आपके कटे पिटे दाने या छोटे दाने, अनमैच्योर्ड दाने सारे निकल गए हैं। अब आपने F1 का सोइंग कर दिया। जब दूसरे साल आपने F1 का सोइंग करा तो वो आपके लिए F2 बनने के तैयार हो जाएगा। F2 के लिए आप वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। फिर आपका C1 बनेगा, तो C1 के लिए वो प्रक्रिया बनानी है। C1 में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित देता है, F2 से थोड़ा ज्यादा देता है। इसके बाद जब C2 में जाते हैं आप, तो फिर आपका गेहूं जो है उसकी एवरेज कम आने लगती है। अब ये तो अपना एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है जो अपन गेहूं लेते हैं। अगर अपने घर की कोई वैरायटीज हैं, देसी कोई वैरायटी है जिनके हाइब्रिड्स बीज या जो बीज अपने को नहीं मिल सकते हैं, तो उस पद्धति में भी उसका बीज का अच्छा चुनाव करके, जो स्वस्थ पौधे हैं उनका जो बालियों की साइज पूरी है, बहुत लंबे नहीं हुए हैं, उन बालियों को चुन के आप बीज को खुद बहुत अच्छा मैजिक बीज बना सकते हो, जो सबसे ज्यादा उत्पादित देगा आपको। जैसे लौकी, गिलकी, बल्लर में अगर बीज बनाना है, तो बीज आप स्वस्थ बेल से पहले ही वाली तुड़ाई का बनाइए। अगर आप बेल का, अधिकतर आदमी क्या करता है, उन्हें भैया बेचते चले जा रहे हैं ना, लास्ट में क्या होता है, जब उन्होंने कहा नहीं बिक रही है तो वो लौकी कर रही होगी, या वो उसको छोड़ दे, उन्हें भैया आप बीज के लिए छोड़ दो। अरे भैया, तुमने लास्ट में जाके क्यों छोड़ा? जब बेल ने पूरी बीमारियां ले ली, आपकी मोजक ले लिया, आसपास की बीमारी, कहते हैं ना बुजुर्ग में बीमारी ज्यादा लगती है, तो मेरे ख्याल, अगर कहते हैं ना कि कोई भी जैसे ह्यूमन में भी मान लें आप, जो बच्चे आते हैं अच्छे, तो वो एक एज में आते हैं। ऐसा नहीं है कि 70 साल के एज में कोई बच्चा अगर आएगा तो वो बहुत स्वस्थ और बहुत होगा, वो उतना फुर्तीला और उतना वो नहीं होगा। हर चीज के लिए एक एज है। तो ऐसे ही आपकी बेलों में से और गेहूं में से जो बीज चुनाव करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बीज के उत्पादन अगर आपने सीख गए, तो आपका गेहूं का उत्पादन या किसी भी फसल के उत्पादन को आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। आपको बीज का जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि बीज के चुनाव में अपन कैसे आगे आए, वो आपको सबसे ज्यादा करना है। और पारंपरिक जो बीज हैं, अपने घर के जो बीज हैं, उनका तो बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम बीज का अच्छे से अच्छा बीज बनाएं, और उन्हीं बीजों में से कौन से बीज चुने जो हमें सबसे ज्यादा उत्पादित देंगे। इन चीजों का रहता है। आपने देखा होगा किसी भी चीज की, जैसे बेल लगाते हैं तो कुछ बेलें बहुत अच्छी स्वस्थ रहती हैं और बहुत अच्छा उत्पादित देती हैं, तो उन बेलों के बीज बनाइए, और पहली और दूसरी तोड़ाई में आप बीज तैयार करिए। लास्ट तोड़ाई का बीज तैयार मत करिए आप पहली से दूसरी तोड़ाई का आपका बीज होना चाहिए। और स्वस्थ फल, स्वस्थ पेड़ के बीज का आप उपयोग करेंगे तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। सबसे ज्यादा आदमी मैंने देखा है बीज के सीमे में लापरवाही करता है। हमारे यहाँ कई किसान बोते हैं तो खाद बीज मिला दिया, या आपने देखा होगा कि कोई जैविक तरीके से खाद अगर कर रहा है, तो जैसे अब गोबर की खाद, मैं पतंजलि से ये चीज सीखा, मुझे इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिला कि गोबर की खाद को गर्मियों के समय नहीं डालना चाहिए। आपने देखा होगा हम लोग गर्मियों के समय गोबर की खाद डाल देते हैं, पर बाद में बताया, अपने मन से सीखा कि ये गोबर की खाद तो भैया आपको हल्की सी बारिश आने पर डालना चाहिए, जिससे उसके जो भी जीवाणु हैं वो मरते नहीं है। अब ये चीजें माइंड में हमने फिक्स कर ली, तो ये आनी चाहिए। हमारे यहाँ हमने देखा किसान गोबर की खाद डाल रहा है, वो भी गर्मियों के दिन में डाल दी, और गर्मी के दिन में जुताई कर दी, पता चला वो गोबर की खाद, उन्होंने कहा था मिट्टी बन जाएगी। अपने मन से सीखा। तो ये सीखने की जो प्रथा है वो आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। आप पूर्णतः कभी भी इसमें पूर्ण नहीं हो सकते हैं। ये ऐसी चीज है कृषि, जिसमें आपको हमेशा निरंतर पर डे एक ही चीज को, जैसे जीव अमृत पे मैंने देखा अपने मंच से कि 14 प्रकार से मैं जीव अमृत बनाना सीख गया। किसी में दाल है, किसी में गुड़ नहीं है, किसी में मिट्टी मिलाना है, किसी में नहीं मिलाना है, किसी में क्या,
तो ये चीजें जो हैं आप अलग अलग अपने खेतों पे आप प्रैक्टिकल करिएगा, और इनसे आपके उत्पादन पे आप हर चीज पे नोट करो। एक आपने बगैर उसके लगाओ, बेड के कोई सा भी बीज लगा दो, और एक में आप बीज का कैलकुलेशन करके लगाओ, तो आपका उत्पादन में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जहां आप 20 कुंटल प्रति एकड़ ले रहे हो, वहां आप आराम से 40 कुंटल की एवरेज लेने लगोगे। एवरेज बढ़ाने से आपके गेहूं में ये फायदा होता है, जितना अपन खर्च कर रहे हैं, मान लो आपका गेहूं में 10,000 रुपये एकड़ खर्च आया है, 10,000 रुपये एकड़, तो उसी 10,000 रुपये में आपने अपने गेहूं का उत्पादन डबल कर लिया, तो आपकी लागत का मूल्य बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको बीज पे बहुत विशिष्ट ध्यान देना है। और मैं कहता हूँ सीखने की विद्या आप कभी भी बंद ना रखें। हमें तो कई चीजें ऐसी है जो हमारा कर्मचारी सिखा जाता है, हमें लगता है कि अरे यार ये कैसे कर दिया, तो ये चीजें रहती हैं। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तो बीज का उत्पादन आपको मैंने आज सिखाया, कैसे बीडर से फाउंडेशन बनाते हैं, फिर सर्टिफाइड बनाते हैं, और ऐसे ही एग्रीकल्चर कॉलेज भी ऐसे ही बीज का उत्पादित करती है। हमारे पवारखेड़ा में लगभग रिसर्च सेंटर में 3,000 वेराइटियां गेहूं की रिजर्व रखी हैं। अगर किसी को देखना हो तो वो पवारखेड़ा से संपर्क करके होशंगाबाद नर्मदापुरम के पास है, रमेश सर उनको ले जाके वो गेहूं का भ्रमण करा सकते हैं। वहां 3,000 वेराइटियों के बीज रखे गए हैं। सन 47 के पहले का रिसर्च सेंटर है पवारखेड़ा। मुझे जब दुख होता है कि जब कोई वहां कृषि मेला लगता है तो वहां सबसे कम किसान पहुंचते हैं। अरे ये तो आपके मंदिर हैं, ये जो रिसर्च सेंटर है ये आपके लिए कृषि के मंदिर है। यहाँ आने जाने के लिए आपको हमेशा जाना चाहिए। आपके कई आदमियों को मैंने देखा है कि वो अपने केवीके में नहीं जा पाते हैं, अपने रिसर्च सेंटरों में नहीं जा पाते हैं, अपने घरों में रखी किताबों को नहीं पलटते हैं। तो उससे कमी दुख होता है कि वो किसी चीज से छूट रहे हैं, वंचित रह रहे हैं। उन्हें अपने बार बार उनको जाना चाहिए उनके रिसर्च सेंटर में। अपनी जो भी फसलों में परेशानी आ रही हो, वैज्ञानिक रखे हुए हैं, सरकार ने इतने महंगे महंगे साइंटिस्ट हर केवीके में रखे हुए हैं। हमारे पवारखेड़ा में आ, सन 47 से पहले का रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे सभी वेराइटियों के जो पहले से पहले की हैं वो रखी गई हैं। 3,000 वेराइटियों के बीज देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई किसान देखना चाहे। आप हमेशा अपना जब भी उत्पादित करें तो आप अपने से जो सलाह लें 5-10 लोगों से जो भी गेहूं का उत्पादित कर रहे हैं, अच्छी बीज कंपनियां जो सीड उत्पादित कर रही हैं उसमें आप कुछ दिन काम कर लें। आप भी एक परफेक्ट गेहूं उगाने वाले, फसल उगाने वाले आप बन जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक पतंजलि में जितने जुड़े हैं सभी को अवार्डेड होंगे। इतना ही कह के मैं ओम, आप क्वेश्चन है तो बताइए। जी ओम। जी जी रमेश सर सर, आदेश जी। जी सर, आपने जो लिया है इसमें खाद का उपयोग आप कैसे करते हैं? रासायनिक खाद या जैविक खाद, जिसका भी उपयोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसको थोड़ा बताने की कृपा करें ओम। जी, जैसे जैविक में अपन अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने खेत की गहरी जुताई कर ली, उसके बाद आपने गोबर की खाद आपने डाली, लगभग 4-10-6-2 की जो ट्रॉली आती है उसमें आप 4 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद डालिए, और उसको उस समय बिछाइए जब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए। गर्मियों में मत डालिए, ये मैं अपने मन से सीखा गुरुदेव। तो वो आपको ठंडे मौसम में डालना है। वो डाल के आप खेत की जुताई करिए। आपके गेहूं की सोइंग आप करते हो तो इस समय जैसे मैंने एक बैतूल की अभी डीएपी लाया हूं जो कि मुर्गी के बीट से बनी हुई है, मुर्गी के बीट से बनी हुई है। अगर आप उससे सोइंग करना चाहेंगे तो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छी वो है। और जीव अमृत के द्वारा आप कर सकते हैं। जीव अमृत डालने का मैं तरीका आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। आपके जो ट्यूबवेल हैं आप उसमें नली छोड़ दीजिए अंदर, जो मोटर लगी हुई है ना आपका, अगर आप पानी वानी नहीं पीते हैं वहां का,
आप सीधा उसमें जैसे भी आप स्प्रिंकलर चला रहे हैं, अगर आपके पास स्प्रिंकलर चला रहे हैं और आपने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई फिल्टर नहीं है, वेंचुरी नहीं है, अब मैं मेरे पास वेंचुरी नहीं है तो मैं कैसे उसको डालूं, मुझे तो आप कोई सस्ती प्रक्रिया बताइए। तो आप कुछ मत करिए, आपका जो पंप है उसका नोजल खोल दीजिए और उसकी जो टोटी है उसको सीधे स्प्रिंग जो आपका ट्यूबवेल वाला पाइप है नीचे जो जमीन से आया हुआ, उसमें डायरेक्ट जैसे ही आपने स्प्रिंकलर का बटन चलाया आप उसमें उसका चलवा दीजिए। अब आपको 1000 लीटर पानी आपके खेत में डालना है। आप कंटिन्यूटी उसमें पानी जो स्प्रिंकलर चलेगा उसमें मिलते हुए चलेगा आपका जीव अमृत। तो वो आप उसके द्वारा आपके आप गेहूं को तैयार करेंगे। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि जो आदमी जैविक चीजें डालता है तो वो अपने खेत में सही ढंग से नहीं डाल पाता। नाली से पानी लगाता है तो आधा पानी नीचे निकल जाता है, उसका बेड से बाहर हो जाता है। आप तो दो चीजों तरीके से पानी देना सीखें, कैपिलर सिस्टम से और स्प्रिंकलर के द्वारा। ड्रिप तो महंगा बहुत पड़ता है, लेकिन स्प्रिंकलर से आज मैं आपको बताऊंगा, मेरे क्षेत्र में जब मैं स्प्रिंकलर चालू किया था तो लोग आग हंसते थे, अरे नहर का पानी है ये स्प्रिंकलर से दे रहा है। लोग आग कहते पागल है, ये पानी कितना कम दे रहा है देखो। आज आप पूछ लीजिए, अभी तीखड़ वाले वर्मा जी भी हैं उसमें, आज हमारे यहाँ 99% स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं लोग, पूछ लीजिए आप। जी कहो हाँ प्रदीप भैया बिल्कुल सही बताइए कहा ना, वर्मा साहब आपने। प्रदीप भैया बताइए ना, पूरे स्प्रिंकलर से दे रहे कि नहीं दे रहे पानी? जी जी भैया, सब लोग स्प्रिंकलर का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं जी और जी जी, नहर पे भी पंप लगाते तो स्प्रिंकलर लगाते हैं उसमें। स्प्रिंकलर लगा। और जब मैं सबसे पहले लगाया था तो मैं हाथ से बना था, मुझे लोगों ने हंसा था, अरे नहर का पानी है, बोले ये देखो आप, ये तो स्प्रिंकलर से दे रहा है, पागल है क्या? अरे मैं बोला यार अच्छा है यार, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी। आज 99% आपको मैं बता दूं कि पानी आज स्प्रिंकलर से ही सारे किसान दे रहे हैं। और उस चीज को पकड़ा हमारे पूरे क्षेत्र में। आज मैंने नाली बंद करवाई, खेतों के अंदर इतनी नालियां बंद करवाते थे, इतनी नालियां बनाते थे जिसकी कोई हद नहीं। फिर वो नालियां मैंने भर भर के पानी देते थे, कैनाल से पानी आ रहा है खोल दिया पानी, पूरा पूरा जा रहा है खेतों में, और सारा हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद जा रहा है। मेरे को आया, मैंने कहा यार कितना दुख हो रहा है, मैंने कहा इसको कैसे दूर किया जाए क्षेत्र से। मैंने बहुत मनन किया, पहले अपने खेत में किया, लोगों को बताया, पहले खूब हंसे, 1-2 साल इतने हंसे लोग, मैं बता नहीं सकता आपको, ऐसे से जवाब मिले। और आज मेरे क्षेत्र में 99% पानी स्प्रिंकलर से चल रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, पूरा क्षेत्र में लाखों स्प्रिंकलर चलते हैं, लाखों, देखने काबिल स्प्रिंकलर नोजल से पानी चलता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने आज धरती माता का पानी बचाया और आगे के किसानों को वो पानी मिलता है, तो एक आत्मिक खुशी होती है। आज मैंने हमारे यहाँ की जमीन में, हमारे यहाँ के गांव को कई बार अवार्ड मिल चुका। मैंने 15-20 साल हो गए यहाँ आग नहीं लगने दी, और ना ही आग, मुन्नीलाल सर आए थे आग के समय, हमने यहाँ पे आग लगने ही नहीं दी। आज हमारे यहाँ के किसान एक भी खेत में आग नहीं लगाते हैं, पूरा उसको कैसे जमीन के अंदर मिलाना है ये चीजें हमने बताई हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ मूंग का प्रदर्शन डला था 5x5 में, पाठक सर डीडीए थे जो यहाँ पे, जब सबसे पहले यहाँ पे मूंग का प्रदर्शन डला था तो लोग हंस दिए थे, अरे गर्मी में मूंग लगा के बैठ गए वर्मा जी, क्या पागल है बोले, बताओ गर्मी में कोई मूंग होती है क्या? आज देखिए सबसे ज्यादा अगर मूंग का उत्पादित हो रहा है तो वो होशंगाबाद जिले में उत्पादित हो रहा है। लेकिन उसको केमिकल से जो पकड़ा हुआ लोगों ने उसको छुड़ाना है, वो धीरे धीरे अब मंच के माध्यम से अब लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। जितने मंच आज हम इस मंच के द्वारा इसी पे चर्चा करते हैं, ये चर्चाओं का असर हो रहा है लोगों के अंदर। मैंने देखा है, जब मैंने एक आदमी, मैं स्प्रिंकलर चलाने वाला लाखों आदमियों को स्प्रिंकलर चलवा सकता हूँ, लाखों आदमियों को मैं जमीनों में भूसा मिलवा कर मैं आग से बचा सकता हूँ, तो क्यों नहीं आप और हम जैविक का ये मंच जो पवन सर, मुन्नीलाल सर ने उठाया है, रमेश सर ने उठाया, तो ये पूरा कैसे नहीं होगा, ये होगा, ये अवश्य होगा। मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे जिले को मैं सबसे पहले जैविक बनाने का
जैविक बनाकर बताऊंगा, और ये होगा, 100% होगा कि जैविक में हर आदमी बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और जैविक को ही उत्पादित करेगा। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बनेगा तो वो होशंगाबाद जिला बनेगा, हमारा देश बनेगा, और सबसे ज्यादा हो। जी धन्यवाद। ओम नमस्कार शरद वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो गेहूं के बारे में जानकारी दी महत्वपूर्ण, पानी और उसके गुण समझाया आपने, पानी कैसे देना चाहिए खेती में। सारा खर्च करने के बाद अगर पानी सही मात्रा में नहीं दिया जाए तो उत्पादन गिर सकता है। जरूरत से ज्यादा पानी देने का कारण उत्पादन गिरना। आप बोल रहे कि नहर के पानी में मैंने जो स्प्रिंकलर चलाया तो लोग हंसे, तो जिसके ऊपर हंसाई की है उसने इतिहास बदला है देश का। जी, अरे साहब हास्य का पात्र बना, मैं बताऊं हाँ लोगों ने जी, बहुत सुंदर है। इतनी हंसी उड़ाई कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इतना वो कि लोग अरे उन्होंने कहा यार ये तो जी ये जी, तो चीजें होता क्या रहती कि है। जरूरत से ज्यादा पानी जाने के कारण, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण उत्पादन गिरता है अपना। जी जी, वो कैपिलर सिस्टम टूट जाता है, उसकी जो नलियां हैं वो जी खत्म जी हो जी जाती हैं साहब। जी। एक सुझाव मेरा ये था आप लोगों से कि आपने जो बताया वो ठीक ठीक बताया बिल्कुल। जी आपने सर, गेहूं के लिए नाइट्रोजन के लिए क्या यूज किया था आप लोगों ने? नाइट्रोजन के लिए जैविक, चलिए। जैविक। हाँ हाँ, जैविक में हम लोग क्या करते हैं साहब, बल्लर लगाते हैं, आपको बताएं, ठीक है ना। जी अब बल्लर जब हम लगाते हैं तो 20-20 एकड़ में लगाते हैं, 30 एकड़ 25 एकड़ में बल्लर लगाते हैं। जी और जिस खेत में हम 2 साल बल्लर लगाते हैं उसी में हम गेहूं की सोइंग करते हैं, जी ठीक है ना। अब गेहूं की बल्लर से क्या होता है मैं बता दूं आपको, 6 से 8 इंच की परत बल्लर की पत्तियों की बनती है, जी और उन पत्तियों के द्वारा आपको बताएं हम इतने लाखों की तादाद में केचुए पैदा होते, लाखों, मतलब आप बर्मी तो छोड़ ही दो, आप अगर उन खेतों में अगर एक मुट्ठी उठाएंगे तो 10 केचुए आपके हाथ में आ जाएंगे। जी 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 और उसमें अगर आप जब 2 साल बाद गेहूं सोइंग करेंगे, मैं कहता हूं 1 साल हम करते हैं, आप 2 साल सोइंग कर लीजिए, आपको लगेगा कि हमारे खेत में तो यार कोई चीज की कमी नहीं है। आप जी जीव अमृत, मतलब आप, मैं बता रहा हूं कम से कम खर्चे में। लेकिन अभी मेरी एक एग्रीकल्चर में किताब आ गई अभी, इसमें 2018 की कृषि कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन की अगर किताब में देखेंगे तो मैंने 1 एकड़ में जो बल्लर का उत्पादन लिया 80 कुंटल लिया, और उसी में 13 कुंटल गेहूं निकाला इंटरक्रॉप से, जिसमें कि जी किसी भी खाद को नहीं डालना है आपको। ये जी प्रिंटेड है, भारत सरकार ने माना इसको, मध्य प्रदेश शासन ने छापा इस चीज को बुक में कि यार जी ये आप अगर इंटरक्रॉप आप कोई चीज को लगाते हैं, जैसे मान लो आपने बल्लर की रो डाल दी, ठीक है ना। अब बल्लर की रो डाल दी तो बीच में आप 8 फीट का गैप कर लीजिए, 8 फीट के गैप में आपका गेहूं लगाइए, आपका 1 एकड़ में 13 कुंटल उत्पादित आएगा और 80 कुंटल बल्लर आएगी, यानी 80 जी 10 90 और 5 95 93 93 कुंटल उत्पादित कर रहे हो आप 1 एकड़ में। जी। कितना अधिक उत्पादित कर सकते। ऐसी क्रॉपों को एक चुनना है कि आपकी नाइट्रोजन पहले पूरी करो, आप बाद में नाइट्रोजन डालने के ऊपर, ऐसी कोई जैविक में चीज नहीं है कि डायरेक्ट नाइट्रोजन आप डाल दें, आप ही बताइए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मैं जो दही का बनता है, जो वो बनता है, सब में मात्रा लेकिन बहुत कम है। आज बर्मी में आप नाइट्रोजन जाओगे तो 0.04% है जी 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 नाइट्रोजन का। लेकिन आपके खेत की नाइट्रोजन पूरी कर लो आप पहले पत्तियों के द्वारा, वो मिट्टी का परीक्षण करा लो लैब में, जब आपको लगेगा यार मेरे खेत में तो नाइट्रोजन भी एक्सेस है और सारा पोटास भी एक्सेस है, तो आपको लगेगा यार अब तो कोई बात ही नहीं है। जी। आप एक मेरा ये लगातार सुझाव। मत बोइए, आपने जैसे अगर गेहूं पे गेहूं लगाया और उस पे करा तो फिर वो आपका उत्पादित तो गिरेगा ही, और आपको बहुत सारी चीजों की दिक्कतें आएंगी। एक मेरा ये सुझाव ये था कि जैसे आपने गेहूं का जो उत्पादन लिया उसका एक चार्ट बनाइए आप पूरा, जी किस समय जी, बोया था, कितने दिन बाद पानी दिया, कितने दिन बाद खाद दिया था, क्या दिया था। जैसे मैंने अगर पूरा वहाँ बताया से, ना सर, आज पूरा जैसे बताया हिमाचल और मैं प्रदेश लिख से, के भी बता दूंगा। जी जी जी, जी वो एक पूरी आपकी एक बुक तैयार करिए आप लोग। जैसे जी हिमाचल जी प्रदेश से अपने जो ठाकुर जी है वो बता रहे सेब की खेती है ना, तो जी वो जी भी एक जी उसका चार्ट बनाकर तैयार करें। ऐसे जितने भी अपने लोग भारतवर्ष के अंदर कोने कोने से अलग अलग फसल पैदा करते हैं वो सब जी अपने एक बुक बनाए। तो रोज का जी मंथन, जैसे अभी रोज चलता है कि वो जीवामृत के ऊपर रोज बात कर देता है कोई ना कोई, ये जीवामृत कैसे देना है, जीवामृत कैसे देना है। अरे जीवामृत तो दो तरीका है, पानी के साथ चला सकते हैं आप, ड्रिप के साथ चला सकते हैं, बस इसके अलावा जी तीसरा कोई रास्ता नहीं है।
तो जी जी एक विषय बन जाता है, एक चार्ट बन जाता है, एक बुक बन जाती है। हम ये फसल बोएंगे तो हमको ये करना है। ये हम जी सब किसान शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। दूसरा जी विषय मेरा ये कहना था कि गोबर की खाद डाले या केचुआ खाद डाले या पतंजलि का जो प्रोम खाद में डलवा रहा हूँ किसानों को, कौन से भी खाद डाले अपन ऑर्गेनिक में, कम से कम 4 इंच से 6 इंच नमी होना चाहिए खेत के अंदर। जब भी डालेंगे तो नमी ज्यादा होना चाहिए। गुणकारी अरे लाभ मिलेगा। ये नमी की चीज अब मैं अपने पतंजलि प्लेटफॉर्म से सीखा, आपको बताऊं। जी 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 मतलब इसमें तो सीखने का अथाह सागर है ये। इसको तो जी। आपको पर डे सीखना है। आज सीखा है, कल सूखी सिखाना है। और आप गोबर जितना, मैंने ये देखा है कि अपन किसी को जितना सिखाते हैं तो अपने आप में परफेक्ट हो जाते हैं। गोबर का जो गाय गाय गोबर करती है, उसके बाद में उसके 7 दिन की अवधि रहती है। 7 दिन तक वो सूख जाता है। एक बार गोबर सूखने के बाद में उसका माध्यम खत्म हो जाता है। जी जी फिर उसको जैसे तैसे आप मिट्टी में डालोगे, कुछ भी डालोगे, तो वो उसको दीमक लगेगी या कोई और अन्य बीमारी लगेगी, पर वो उतना गुणवत्ता युक्त नहीं रहेगा। जी जी तो गोबर सूखना नहीं चाहिए। उसको आप घोर बना के करिए या केचुआ खाद बना के करिए, जीवामृत बना कर करिए, कैसे भी करिए, पर वो गोबर सूखना नहीं चाहिए। जी और जी आजकल के किसान क्या करते हैं, जेसीबी लगा दी, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा दी, गोबर की खाद डला दी, साहब मैंने 50 ट्रॉली 100 ट्रॉली, फिर भी मेरा उत्पादन नहीं आया साहब। तो जैविक में उत्पादन गिरता है। ये एक बहुत गहरा विषय है। नहीं, वो मल्टी लेयर में जाएंगे ना साहब, तो उसमें जी जी एवरेज भी नहीं गिरेगा और वो अच्छा उत्पादित कर सकता है। अब गेहूं के सोइंग में अभी वर्मा जी हैं तीखड़ वाले, मैं कहता हूँ छोटे ट्रैक्टर से बोनी करो, बड़े ट्रैक्टर से पिलाऊ करो। लेकिन लोगों को आज भी समझ नहीं आता है। जो बखरनी भी अगर वो कल्टी पिलाऊ कर रहे हैं, आपको बताता हूं मैं, 70-80 HP के ट्रैक्टर से पिलाऊ करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, गहरी जुताई कर रहे हैं। लेकिन वो उसी ट्रैक्टर से बोनी भी कर देते। अब आप शरद वर्मा बताइए, जी 70 HP के ट्रैक्टर से आप बोगे तो क्या खेत का होगा। शरद वर्मा जी, मैं आपको एक निवेदन मैं करना बोला चाहता हूँ। मैं छोटे आपसे उम्र ट्रैक्टर में भी लो, बहुत। 4 व्हील ट्रैक्टर लो। जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं 4 व्हील होना चाहिए। चारों टायर में पावर रहेगा तो आपकी फसल दबेगी नहीं, घिसाएगी नहीं। हर 6 लाइन पे आप 2 लाइन तो दबा दे रहे हो। अब वो लोगों का अभी जागरूकता नहीं आ रही है धीरे धीरे। अभी हंसने के पात्र बनते हैं, फिर वही चीज पकड़ लेते हैं। पर बड़ी खुशी होती है कि यार चलो, हमारे क्षेत्र के लोगों ने वो चीज पकड़ी और पूरे एरिया के लोगों ने बदला। आज स्प्रिंकलर, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में स्प्रिंकलर नहीं होगा। जी मैंने जी बिल्कुल सीख गया वो कि अरे यार ये स्प्रिंकलर, क्योंकि उत्पादन में हमने अंतर बताया कि भैया आप पानी दे रहे हो भर के तो 15 बोरा पैदा हो रहा है। जब स्प्रिंकलर से करके बताया तो 20 कुंटल भी हुआ, पानी लाखों लीटर बच गया। तो ये चीजें जी जब जी हमने बताई, धरातल पे लोगों को बार बार दिखाया, आज ये कंडीशन आ गई। 99% किसान, छोटा हो बड़ा हो मंझला हो, सारे स्प्रिंकलर से पानी देने लगे। ये और खुशी होती है बहुत। स्प्रिंकलर लगाने के बाद में अपन है ना, मोबाइल हाथ में खड़े लेकर के खेत की मेड़ पे खड़े रहो, अपना साधन चलता रहे, खेत चल रहा है, पानी चल रहा बस है, बस बस बार बस बार ना आपको रिचार्ज खत्म। देखिए, आप रात में बच गए, लाइट कब आ रही है आपको लड़ना नहीं शासन से। भैया मेरी तो रात में लाइट आ रही है, मैं पानी देने कैसे जाऊंगा। अरे सब ऑटो लग गए हैं आजकल। लाइट आई, जी ऑटो चालू हो गए, घर से ही पानी। डिजिटल स्प्रिंकलर के नोजल फंसा के आ गए, रात में घर से ही पानी चले गए, आदमी गए ही नहीं। आप सोचिए डिजिटल कितनी अच्छी सुविधा है। डिजिटल आपको इंडिया और डिजिटल किसान का जो सपना है वो साकार करना है। अपना सपना साकार अपन कर सकते हैं उस सपने को। जी 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 जी, बिल्कुल मेरा बिल्कुल एक बिल्कुल। सुझाव ये था आप लोगों से कि जैसे है ना, अपन ने घर घर तिरंगा यात्रा जो निकाली है, वो ऐसे घर घर गाय का एक अभियान चलाना चाहिए। और जी मैं तो जी चाहता हूँ कि रासायनिक ने हमारे देश के किसानों को नहीं, मानव मात्र को विध्वंस कर दिया है। हाँ इसको इतने गहरे संकट में डाल दिया कि इससे बचाना बहुत मुश्किल है। इसको बाहर जी निकालने का एक माध्यम है कि प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती अगर होगा तो ही देश बचेगा। जी 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 विषय एक और गहरी जुताई का है, तो 9 इंच से ज्यादा गहरी जुताई करना भी धरती के लिए और अपने फसल के लिए हानिकारक है। जी जी 9 इंच से अपना मध्यजीवी और दीर्घजीवी जो फसल बोते हैं, वो 9 इंच से जी नीचे की वो पोषक तत्व को ग्रहण ही नहीं कर पाता है। जी, बहुत सही जी। तो बार बार जुताई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपन को। बार बार जुताई करने की आवश्यकता का क्या है, मिट्टी में कोई पोषक तत्व बचे ही नहीं तो मिट्टी मृदा में तब्दील हो गई। अबे मर्दे इंसान और मर्दे जानवर को किसी भी तब्दील में अपन उसको पलटते रहो तो वो जीवित होने वाला था ही नहीं। जी उसको आप ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर के आप जैसे भी चलवा दो, आप कुछ भी चला दो, 10-10 फीट खोद करके उसको निकालो, तो उसमें क्या है, जान तो है नहीं मिट्टी में। तो गहरी जुताई करना, 9 इंच से ज्यादा गहरी जुताई करना भी हानिकारक है किसानों के लिए। जी
और जी, किसी का धन्यवाद। मंच पे कोई जैसा क्वेश्चन बताया हो है। तो बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, शरद जी, संवाद हुआ। रामकृष्ण जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं फिर आदरणीय पवन सर को बुलाता आइए हूँ, आइए। हो जाता है उनका, उनको। एक एक क्वेश्चन मेरा है, मैं रघुवीर सिंह रावत जी बोल रहा हूँ। सर, सर आदरणीय सर। पहले रघुवीर भैया, ओके। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा ये जो 52 क्विंटल आपने लिया था, ये एकड़ का था या हेक्टेयर का? एकड़ एकड़ का था सर, 1 एकड़ का। और ये जो बल्लर आप कह रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग में था कि आपने बल्लर को उखाड़ दिया था और फिर नहीं लगाया नहीं, था? वो बल्लर लगाई थी सर, 5 साल लगाई थी, फिर पूरा गेहूं ही बोया था वो, मतलब उसको उखाड़ दिया था उखाड़ दिया था। और फिर पूरे 1 एकड़ में गेहूं बोया था? हाँ जी जी। वो 1 एकड़ में 52 क्विंटल। बेड बना के बोया था सर, कैपिलर सिस्टम से पानी वो दिया मैं था। समझ गया। और वो डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस कितनी रखी थी? वो 7 इंच थी सर। और एक एकड़ में प्लांट से 40। प्लांट का दूरी जो रखा था 1 से 1.5 इंच था। 2 इंच के अंदर सोइंग करी थी तो ट्रिलिंग सबसे अच्छी हुई थी इसमें। अच्छा, हाँ, टिलरिंग, ठीक है। एक्चुअल में उसमें आ, ट्रिलिंग पे ही गेम था सर, उसमें पूरा जो था वो ट्रिलिंग के हाँ, ऊपर था सर उसमें। जी जी जी, वो तो है। शरद भैया ये बताएं कि वो जो आपने सोइंग की थी उसमें इंटरक्रॉपिंग में लिया था, तो बलर से गेहूं के रो का डिस्टेंस कितना रखा था? बल्लर में जो बेड बनाए थे ना हमने, 8 फीट के, 8 फीट गैप था हमारा। तो जो बल्लर तोड़ने के लिए 1.5 1.5 फीट छोड़ दिया हाँ, बल्लर की रो के बाद। डेढ़ इस और तरफ हो गया, डेढ़ इस तरफ हो गया, 3 फीट चला गया। 3 फीट चला गया। तो 4 फीट की सोइंग थी हमारी, 8 फीट में 4 फीट की, 3 फीट इसमें चार चला फीट की गया, सोइंग करी थी बेड बना के। डेढ़ इधर चला गया, डेढ़ इधर चला गया, 3 फीट ये हो गया। फिर इसके बाद में गेहूं की रो थी। हाँ, मतलब 8 फीट था, लेकिन अपन 7 फीट अगर कैलकुलेशन करोगे तो 7 फीट की आएगी। चार और फीट अपन ने गेहूं बोया था। तो 4 फीट का आपका गेहूं हो गया, 1.5 1.5 फीट दोनों साइड छूट गया, बीच में बलर की रो हो गई। तो इसको जी अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो तो जी। आपका 7 फीट, सात सात किधर हुआ? तीन, डेढ़ और डेढ़, तीन हो गया। बेड को इंक्लूडिंग बेड है कि बेड को छोड़ के है? नहीं, इंक्लूडिंग हुई ना बेड के। तो डेढ़ भाई और जो गेहूं डेढ़। का बेड है ना, गेहूं का जो बेड है जी, वो 4 फीट का बना। 4 फीट का बेड हो गया। उसके बाद अपन ने 1.5 फीट जगह छोड़ी। फिर इसके बाद 1.5 फीट फिर जगह इसके बाद छूटी, बल्लर का बेड बनाया। बलर का बेड आया। फिर बल्लर के बेड के बाद फिर 1.5 फीट जगह छूटी। डेढ़ 1.5 फीट जगह छूटी। फिर आपके बाद गेहूं का बेड आया। ओके, ऐसा। यस। अच्छा, दूसरी हाँ, बात। हम उसमें हमारा क्या, उसमें एवरेज जो आया था ना रघुवंशी जी, जी, 80 कुंटल प्रति एकड़ हमारी बल्लर आई थी और 13 कुंटल प्रति एकड़ गेहूं आया था। नहीं नहीं, वो आप वो तो मैंने आपका पढ़ा है। लेकिन बस जी वही मैं, ये था कि मेजरमेंट है ना, थोड़ा किसानों को भी क्लियर हो जाए। और दूसरा, आपने जो हंसने वाली बात बोली है, तो ये कोई नई बात नहीं है यार। सबसे पहले अगर कोई हमारे यहाँ, जब मैं ऑर्गेनिक करता था, तो सदन जी। को बता दूं, सदन के सभी सदस्यों को, आज पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले हमारे यहाँ गांव में कोई मिलने आता था, कोई ऑर्गेनिक की बात करने आता था, तो हमारे वहां पर कहते थे स्कूल के पास में कि वो एक एक पागल है हमारे यहाँ, उसका घर उधर सबसे आखिरी में, एक ही है वो, एक वो ही है। यही होता है, तो कोई वो चीज करो पागल साला। पर, अच्छा, गांव के लोगों का पागल भी, ही घोषित होते हैं। गांव के लोगों का भी कहना, अरे वो तो पागल हो गया, वो तो बेचेगा, तो वो तो ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तो वो ये सब जो उपहास का विषय है, कई बार बनते हैं तो कई लोग तो छोड़ के अलग हो जाते हैं, और कई लोग टिके रहते हैं मैदान में। तो वो यात्रा धीरे धीरे हम लोगों ने जारी रखी। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आता है इन सब चीजों को। तो ये जो हंसने वाला विषय है, मेरे गुरु बोलते थे कि जब तक यदि आप पे कोई हंसे नहीं, ये जब तक कोई आपको पागल नहीं बोले, तो पागल की फुल फॉर्म पता है आपको? पा से पा से प्रगति, गा से गतिशील, और ला से लगनशील। तो ये पागल वाह की उपमा एक पीएचडी है। वाह 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 वाह, अरे वाह, जय सलाम। बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना, पागल मतलब पीएचडी है। मेरे लिए पागल एक पीएचडी है, जब तक कोई आपको पागल नहीं कह दे। ये पागल का मतलब, और भी अगर आप डीप में जाएंगे, तो वो है दीवानगी, दीवानापन। आप जितने भी सदन में जुड़े हैं, तो सबको किसी न किसी से मोहब्बत हुई होगी।
अब जब किसी लड़की से किसी व्यक्ति को मोहब्बत होती है तो वो क्या करता है कि उसकी साइकिल वहीं जाके पंचर होती है जहां से उसका स्कूल जाना आना होता है। तो वो दीवानगी से उसको पता नहीं रहता है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे वो खड़ा रहता है उसके इंतजार में कि केवल एक झलक उनकी मिल जाए तो मेरा दिन अच्छा निकल जाए। तो उस हद तक जाना है। समझ रहे हैं आप मैं जी क्या जी, कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, सही सही सही। वो जो दीवानगी है ना वो भी पागलपनी है। तो दीवानगी जब तक आप में नहीं आएगी, जब तक लोग आपको पागल कहना ना शुरू कर दे, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। जी अगर धन्यवाद। जिसको मैं पागल की आदरणीय सीमा मिल गई। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी के इस पर जो आपने पागल का जो है संधि विच्छेद किया है, उसका अर्थ बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं चाहूंगा कि हम पागलों का जो नेतृत्व करते हैं वो कितना महान व्यक्ति होगा कि जो पागलों को संभाल के चलता है। ऐसे ऐसे महान पुरुष में आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इन पागलों को दिशा देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज एक और उपाधि आपने दे दी और बहुत सुंदर चीजें हमारी बातचीत हो रही हैं। आज के मुख्य अतिथि शरद वर्मा जी, आपने अपने अनुभव बताए। उस अनुभव का जो जुनून है वो आपने दिखाया, बताया। और उस अनुभव से जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती होगी उसको, और सारे जो किसान आपके द्वारा बताई गई पद्धति और उससे जो सीख करके उनको उन्होंने अपने जिंदगी में परिवर्तन किया, तो उसके लिए आपको भी अभिनंदन है इस सदन की तरफ से। और जी इसी सर। प्रकार से हमें पागल बनते हुए आगे बढ़ते जाना है। जब तक के ये जुनून, ये अंदर से कुछ एक ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो अंदर से जब तक के नहीं आएगी, तब तक के ये पागलपन हमें उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऊर्जा हमें अंदर से आनी है, अपने अंदर से आनी है। और उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए, उसको संयत करने के लिए हमें योग का भी जो सहारा लेना पड़ता है, उससे बहुत फायदा होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी ऊर्जा का हम निर्माण करें। ऊर्जा हमें प्राणायाम और योग से और शुद्ध विचारों से ही मिलेगी, जिससे कि हम ये कृषि क्षेत्र में आने वाली जो भी कई सारी जो चीजें हैं, जिसमें आपने बताया कि हमें लगातार रोज अपने आप को नई चीज सीखने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। और नई चीज सीखने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमें मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ता है, और हमें दूसरे की बात को सुनने के लिए भी, समझने के लिए भी, कार्य करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। एक जुनून की तरह जब इसको लेके चलते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। बहुत सारे हमारे जो किसान इस तरह से जब इस तरह की ऊर्जा का सृजन करते हैं, वो निश्चित रूप से उसके लाभ बहुत अच्छे होंगे, लाभ मिलेंगे। और लाभ केवल व्यक्ति को ही नहीं मिलेंगे, आसपास के क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपकी ऐसी ऊर्जा, ऐसे हमारे जितने भी पागल बंधु हैं, सबको नमन करते हुए ये उन्होंने इस ऊर्जा का निर्माण किया, सृजन किया, और उसको हम आगे अब फैला रहे हैं। इसको आगे विस्तारीकरण करेंगे, इसके ऊपर आगे भी निश्चित रूप से यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और जो चीजें बताई कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें, तो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। उसने कुछ उस पर भी गति हुई है, आगे बढ़त हुई है। और आने वाले समय पर उसका भी हम, जैसा हमने चर्चा की थी पूर्व में भी, कि उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा उन कृषकों के सामने और हमारे जो लोग उसमें जुड़े, जिन्होंने लिखा, समझा, हम आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करके संक्षेप में इन चीजों पर चर्चा करते हुए, ऐसा करके हम अपनी जो कार्य है, जो हम चीज सीख रहे हैं, उसको और ज्यादा अंदर अपने अंदर आत्मसात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमने सुन लिया तो हमने कुछ हमारी प्रगति हो गया। अब उसको लिखना भी शुरू कर दिया है, उसको प्रैक्टिस भी करना शुरू जब करेंगे, तो कई सारे हमारे साथी उस चीज को और बेहतर ढंग से आगे समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। और इस जैविक के क्षेत्र में आहार से संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं और जो भी हमारी विचार हैं, उसको एक नया रूप को देने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात इसमें सीखने को मिली हमें।
और हम आने वाले समय पर, अब कल हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो आशा है कि सबने तिरंगा लेकर के उसको लहरा भी रहे हैं, अपनी डीपी में भी लगा रहे हैं। तो इस आजादी के जो अमृत महोत्सव है, 75 साल अब ये पूर्ण हो गए हैं। अब ये 75 साल के अपने अनुभव रहे हैं, लेकिन इस अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा है, और इस अनुभव को आगे ले जाते हुए इस पर भी हम शायद कल की अपने उस पर चर्चा करें कि हम अब इसमें क्या चीज अब और बेहतर कर सकते हैं। और आज की परिस्थिति में अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा प्रगति की अब आज जरूरत है, क्योंकि भारत के जो बहुत छोटे छोटे जो किसान हैं, जो आज भी किसी न किसी कारण से उतना बेहतरीन नहीं कर पाए हैं अपने जीवन में, उनको भी हम वहां तक पहुंचने का हम प्रयास करें। ऐसा हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक पूरे क्षेत्र में और एक पूरे गांव में एक कई सारी जो अच्छी क्रियाएं हैं उसको हम कर सकते हैं। जैसा कि बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया था कि आपने अपने खेतों में, गाँव में आग नहीं लगाने का कार्य करवाया है, कि मतलब लोग अब बिल्कुल भी आग नहीं लगाते हैं, और आग जब लगती है तो उससे काफी कुछ नुकसान होता है। आने वाले दिनों पर हमारे साथ एक मेरे परिचित हैं जो ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो सैटेलाइट बेस्ड ऑर्गेनिक कार्बन एस्टिमेशन कर रहे हैं। जब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा कि हम उनके साथ मिलकर के किसानों के खेत के ऑर्गेनिक कार्बन का एस्टिमेशन करने का तरीके के ऊपर बातचीत करेंगे, और उनकी जो पद्धति है उसको मान्यता मिली हुई है, और मान्यता मिलने के साथ साथ वो किसानों को भी इसका लाभ देते हैं कि जो किसान ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करते हुए अपने खेत में आग नहीं लगाते हैं, उनको कुछ उनकी तरफ से सहयोग भी मिलता है। और जब ये सहयोग मिलता है तो उससे लोग प्रेरित होकर के, और मॉनिटरिंग का तरीका बहुत ही आसान है कि उसको सैटेलाइट के बेस पर कभी भी अगर किसी व्यक्ति ने आग लगाई तो वो सिस्टम से बाहर हो जाता है और उसको लाभ मिलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे पद्धतियों पर आने वाले दिनों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। अभी कल परसों यह भी बातचीत हो रही थी कि हमें नई बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। हम जीवामृत के ऊपर ही हम कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम कुछ नवीन सीखने की भी आवश्यकता है। तो ऐसे चीजों पर हम नवीन विषयों पर भी आगे आने वाले समय पर बातचीत करते हुए, अपने आप को ऊर्जावान बनाते हुए, इस आजादी के अमृत महोत्सव में अपने आप को पुनः अपने आप को रीडिस्कवर करते हुए हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। और इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आशा है कि हम इस तरह से हरिओम। नई नई चीजों पर हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर प्रणाम प्रणाम सर। मेरा एक सुझाव था जी। कि प्राकृतिक खेती, गाय आधारित खेती के ऊपर जो संगीत कलाकार जो लोग हैं उसको आदेश दिया जाए कि आप एक भजन रिलीज करें, और कव्वाली वाले जो लोग हैं उसको एक कव्वाली बनाने का जो सिलसिला है, तो क्या कि संगीत और कव्वालियां जो देश देश के अंदर चलेगी तो उससे बहुत प्रभावित होंगे लोग। ये मेरा एक सुझाव था छोटा सा। बहुत बढ़िया। इसमें ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास करें, आप भी, हम भी ढूंढते हैं, सभी लोग ढूंढेंगे, और ऐसे संगीत के वजह से अगर कोई परिवर्तन आता है तो बहुत ही सुंदर रहता है। मेरा भी इसमें अनुभव रहा है। एक हमारे कृषि विभाग के एक अधिकारी, उस समय बहुत जूनियर थे, वो भी जब आईपीएम की ट्रेनिंग कराते थे तो कव्वाली गा करके लोगों को मिला करके जैविक तरीके से या आईपीएम के तरीकों से जोड़ने का काम करते थे। कभी अवसर मिलेगा तो मैं उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का मौका मिलूंगा, और उनके भी अनुभव आईपीएम के ऊपर और जैविक के ऊपर करने का उनसे अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। पवन सर, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। ये वो जैसे संगीत का आपने कहा, तो हमने देखा है कि जब भी कृषि में हम कार्य करते हैं तो वो संगीत की वेव्स बहुत अलग से जाती हैं। तो अभी जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप घर में दो गमलों के सामने, किसी एक पौधे के सामने खाली इस मंत्र से करें तो इससे भी बीमारियां नहीं आती हैं। शरद भैया इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे।
धन्यवाद आदरणीय रघुवंशी जी। और मैं चाहूंगा कि अभी आज शरद भैया जो हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, मैं आदरणीय वैज्ञानिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि शरद भैया के ऊपर जो वो पुस्तक बन रही है, जो लिख रहे हैं, इनकी स्टोरी लिख रहे हैं शरद भैया वर्मा जी की, उस पर कोई बात आपने संवाद किया है और कुछ करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय जी जी हमारे। जी, मैं मेरा अभी भी जिज्ञासा खत्म नहीं मेरा हुई है। सिग्नल चले गए थे। शरद जी से मेरे एक दो चीजें और जानना चाह रहा था। मैं जी ये जानना चाह रहा था कि वो जो गेहूं पे जो बात हो रही थी, तो उसके बाद फिर आपने कभी दोबारा इस तरह से प्रोडक्शन लिया था क्या? एक तो ये क्वेश्चन है। और लिया था तो कितना मैक्सिमम गया था? एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वैरायटी आप यूज कर रहे थे उस समय, जो यूज की थी आपने, ब्रीडर सीड जो लिया था उसका होता है ना, ब्रीडर सीड ऑलरेडी आइडेंटिफाई होता है कि इसका प्रोडक्शन इतना होगा पर एकड़। ये मतलब कैपेसिटी है इसकी, तो वो कुछ अगर बता सके उस बारे में। और एक मैं ये जानना चाह रहा था, जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बल्लर के साथ गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, तो ये बल्लर और उसके बाद जो स्पेसिंग है दोनों तरफ, ये टोटल कितना फीट, मतलब आप हम क्या माने कि कितने एरिया में गेहूं है, 30% या 40%? तो ये तीन क्वेश्चन है। जी सर। वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो आगे आपसे हम व्यक्तिगत रूप से एक और मीटिंग करेंगे तो उसमें डिटेल में जानेंगे। जी सर। फिलहाल जी सर। जी सर ये लगभग जो गेहूं का जो एरिया है बल्लर के अंदर, जो अगर अपन लेते हैं तो वो लगभग 35% है वो। और दूसरा जो इस मैं इस गेहूं। ये हाँ, तो इसका मतलब ये भी आपका अब करीब करीब 35 क्विंटल पर एकड़ जा रहा है ना? जी जी जी, बिल्कुल। अगर एकड़ से आप और इसका सर एग्रीकल्चर मतलब जो किताब है ना सर, उसमें दिया इतना बढ़िया बल्लर और गेहूं का तो बहुत सक्सेसफुल, मतलब बिल्कुल हुआ सर ये। अभी हम क्या। इस टेक्निक को जरूर डॉक्यूमेंट करना चाहिए हमें। जी और जी जी जी। क्योंकि ये एक तो मिक्स क्रॉपिंग, और इसमें कुछ फिर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें फिर खाद डालने की जरूरत पड़ रही होगी। एक बार सर मैंने मतलब जैविक। सरसों सरसों लगाई थी, तो वो जो माइक्रो राजा का आपने बताया ना, जब मुझे वो कमी समझ आई आज जाके, मतलब मैंने उस समय मैं सोचता था यार ये सरसों के बाद कम क्यों आया, तो वो फिर आपने जो माइक्रो राजा का मुझे बताया पूरा, वो इतना दिमाग में बैठ गया कि यार ये वजह हुई, वो इसकी वजह से साला कमी हो गया और इसकी वजह से वो गेहूं कमजोर हुआ सरसों सरसों के बाद सर जो खेती जी करी। जी जी लोग कहते हैं ना सर सरसों, अरे तेल वाली चीज उगाते हैं तो वो कम पैदा होता है, तो जी। फिर उसको तो समझ अब आया कि वो इसलिए कम होता है जो ओरिजिनल माइक्रो राजा है वो पूरा उड़ जाता है, वो इसी मंच से सीखने को मिला वो। जी मैं दूसरा जो एक गेहूं मैंने बोया था सर, गेहूं जी वो C1 था, जी और 322 की वैरायटी थी। और यहाँ जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पहलवान साहब थे रिसर्च में यहाँ पे, जी उनके अंडर में रह के मैं ये सब रोगिंग करना, बल्लर की अपने गेहूं की रोगिंग करना, पौधे खराब मतलब बीज को कैसे अच्छा बनाना, वो सब सीखा सर उसको। पहले 2 साल उसका बीज बनाया मैंने, पहले जी बीडर लाया, फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन से C1 बनाया, और जिस खेत में बल्लर वाले में लगाना था उसे दूसरे खेत में वो बीज तैयार किया था मैं। हाँ, पर एक कैपेसिटी होती है ना कि हर एक वैरायटी की कि इसकी उत्पादन क्षमता इतनी है, तो वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर उसमें एक्चुअल में क्या है, जो भी आप आज बीडर बीज लेके आएंगे या जो भी वैरायटी का बीज लाएंगे, अगर आप उसके 1,000 दानों का वजन लेंगे तो वो आपको कम ज्यादा मिलेगा, जी अनमेच्योर्ड दाने कुछ मिलेंगे, वो बीज तो आपको ही बनाना पड़ेगा अगर बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो। ओम, ये 322 का जो
जो महाविद्यालय ने या रिसर्च स्टेशन ने जो तय किया है वो जी। पर हेक्टर शायद 55 या 60 कुंटल है। 65 हाँ, 65 कुंटल पर 65 हेक्टर। कुंटल ये पर जो है। है रिसर्च स्टेशन, इसको प्रत्येक जो भी वैरायटी निकालते हैं उस पर ये बताते हैं कि इसका जी उन्होंने कितना बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्रों में वो करके जी वो निकालते हैं कि कितना औसत आया, तो वो 65 कुंटल बता रहे हैं सर। सर। इनका जो प्लांट का ट्रिलिंग था जो होता है 65 का जो एवरेज देता है, उसका ट्रिलिंग था 8 से 9 किले का। एक पेड़ से जो ट्रिलिंग होता है वो 9 किले का था, और मेरा 33 प्लांट का था ट्रिलिंग, 33। आपकी श्रीविधि थी, डिबलिंग थी, या बोनी कैसे की थी आपने? डिबलिंग श्रीविधि डिबलिंग पद्धति, डिबलिंग से जी। कैपलर बेड बना के। तो मशीन से की थी या नहीं नहीं, मशीन वो से? तो सर 1 एकड़ हाथ से करवाया था, डिबलिंग पद्धति से करवाया। अच्छा वो अच्छा। क्या बेड बनाए थे सर ऊंचा, उसमें ऐसा कोई प्लांटर नहीं मिल रहा था जो बीज से बीज की दूरी मेंटेन कर दे। रो से रो तो हो जाती है, अपना जो जितने भी प्लांटर हैं आज इंडिया के अंदर चल रहे हैं वो रो से रो की डिस्टेंस तो मेंटेन कर देते हैं, पर प्लांट से प्लांट की नहीं कर पाते थे। अब जो प्लांटर आ रहे हैं वो प्लांट से प्लांट की भी कर पा रहे हैं। अभी जो आए नए, मैं भी लेके आया अभी एक प्लांटर जो प्लांट से प्लांट की दूरी भी मेंटेन। तो ये अभी भी आप यही वैरायटी उगा रहे हैं या कोई दूसरी है? जी जी सर। वैरायटी अभी यही उगा रहे हैं कि दूसरी वाली है? नहीं, अभी तो 322 ही लगा रहा सर मैं। अब मैं अच्छा, क्या ये थोड़ा काफी मक्के पॉपुलर पे सर, वैरायटी है उस एरिया में। एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे तो उत्पादन का बढ़ाना था, तो मैं अभी साइलेज पे चला गया। तो गेहूं मेरा थोड़ा सा नहीं, मैं गेहूं में भी बहुत मेरा इस बार मैं गेहूं आपको बताया कि मैंने खाने भर के लिए लगाया था गेहूं अपना, क्योंकि मैं साइलेज पे चला गया। साइलेज का मुझे उत्पादन जो मिल रहा है 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ मिल रहा है। और नहीं, वहां पे ये 322 वैरायटी मतलब काफी एरिया में उगाई जाती है, मतलब लगभग अरे सभी पूरा लोग उगा। 90% 322 यहाँ पे। अब जिले तो में दूसरी इसका वैरायटी आ इसका रही। इसका केमिकल जो कर रहे हैं उनका उत्पादन एवरेज कितना है? सर 25 कुंटल तक तो निकाल लेते हैं बहुत अच्छे किसान यहाँ अच्छा। सर अच्छा, 25, औसत तो 20, 18 25। 18 से 20 आ रहा सर। अच्छा जो अच्छा अच्छा। रसायन में कर रहे हैं 18 से 20 औसत है। कहीं ज्यादा भी आता है जो पे। अतिरिक्त मेहनत औसत तो करते आपका हैं। 18 ही आएगा, औसत जो उत्पादित आएगा सर पूरे जिले का, तो वो 18। यानी गवर्नमेंट हमारा जो है औसत में 19 कुंटल खरीदी कर रही है पर एकड़। शरद जी, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो 322 जैसे बोल रहे हैं, तो अभी केवीके में जबलपुर पिछले 2 साल पहले गया था। जी तो डॉक्टर शुक्ला से मिला मैं वहां से पे, और जैसे आप बोलते हैं कि जो केवीके होते हैं वो हमारे मंदिर होते हैं और मंदिर में जी किसान को जाना चाहिए। तो अभी जो 322 वैरायटी है सीड चेन से बाहर हो गई है 2 साल पहले। जी जी 10 साल हो गए पूरे उसको। हाँ, 10 साल पूरे हो गए। 10 साल होने के बाद उस वैरायटी को नहीं लगाया जाता है। आप किसान जी पागलों की तरह अंध खेती भेड़िया चाल में क्या कर अभी रहा आ है। रही दूसरी वैरायटी आप पकड़ रहे हैं, पर वो हाँ क्या है, जो दूसरी क्रॉप जब पकड़ते हैं ना तो उसको जी। टाइम लग जाता है पकड़ने में यहाँ पे। नहीं तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि भाई अब 322 तो सीट चेन से बाहर हो गई, उसकी उम्र भी पक्की हो गई। जैसे अपन आप बुजुर्ग आदमी की बात कर रहे थे, वो 70-80 साल 90 साल का हो गया, अब उससे काम नहीं बनेगा। जी जी अब उससे काम नहीं करा सकते। अब आप केवल मार्गदर्शन ले सकते हैं उससे। तो जी अभी इसके लिए इसकी इसी की एडवांस रिसर्च वेराइटी है 3822 डबल जी 382 3382। वो जी सरबती का विकल्प है। आयरन और जिंक उसमें भरपूर है और पैदावार में 322 से ज्यादा है। तो अभी जी किसानों को हम ये बोलते हैं कि जिस फसल को बोते बोते आपको 8-10 साल हो जाए ना, तो आप जो उसका पता करते रहे कि ये सीड चेन में कब तक इन्वॉल्व है। और सीड चेन से रघुवंशी जब भी जी, कोई वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे अपन जब बीज तैयार करते हैं ना, हम्म, जैसे अब आप पुरानी से पुरानी वैरायटी उगा रहे हो आपके घर पे, ठीक है ना, आपके खेत में उगा रहे हैं, कौन सी वैरायटी उगा रहे हो, 100 रुपए किलो बेच रहे थे आप वो, वो कौन वो तो कौन वो सी है थी? उसका सोना मोती भी बोया था और फिर सोना डबल। मोती वो, सोना मोती कितनी पुरानी वैरायटी है?
3,000 साल पुरानी। 3,000 वर्ष है। मेरी तो 10 साल पुरानी है, आप 3,000 वर्ष पुरानी बोल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं। लेकिन क्या होता है इसमें, रेगुलर बीज जैसे अपन जो लोग बीज तैयार करना नहीं जानते ना, जी। उनके लिए 10 साल के बाद नहीं उगाना चाहिए। लेकिन अगर आप रोगिंग और वो स्वस्थ बालियां चुनेंगे, हम्म। ठीक है ना, स्वस्थ बाली चुनेंगे, मैच्योर्ड दाने, वही मैं कह रहा, एक एज की बाली आप चुनोगे, 1,000 दानों का वजन आप लेके चलोगे, तो आप 3,000 वर्ष पुराना भी बीज आप उगा सकते हो। नहीं, ये चीज आपसे सीखने को मिली। अभी हम क्या करेंगे कि वो जो सोना मोती में है ना, जो आपका पैटर्न है, स्वस्थ वालियां अलग करना, जो तिरछी हो गई हैं उनको अलग करना, फिर उससे बीज बनाना, तो ये जी, हर किसान अभी कर नहीं रहा है इसको ना, ये कर नहीं रहा, इसलिए वो 10 साल वाला गवर्नमेंट ने फार्मूला लगाया है कि भैया हाँ 10 साल बाद बीज बदल दो, बीज क्योंकि वो बदल दो। कौन कर पाएगा, उसको आता ही नहीं करना। हाँ, स्किल्ड नहीं है इतने लोग। हाँ, ये बात। आज आपके क्षेत्र में आपने देखा होगा 1 एकड़ में 1 कुंटल गेहूं बो रहा है, 40 किलो कोई बो नहीं, आज बोल बोल के थक जाते हैं वो हमारे सामान्य लोग। होगा, जब एक हम कुंटल 40 तो किलो बिल्कुल गेहूं बोते सामान्य है। हैं, एक हाँ, एकड़ में 40 किलो गेहूं बोते हैं, तो लोग हंसते हैं, अरे भैया ये क्या बगीचा बो दिया। अरे तो बगीचा उनको मालूम ही नहीं है कैसे ड्रिलिंग होती है, क्या है। धीरे धीरे आने आएगा, वाला अभी तो हंस रहे हैं लोग, लेकिन वो आने हंसना वाले बंद हम समय करवा के रहेंगे। आने वाला समय रबी का समय आ रहा है, जो गेहूं जहां जब बोया जाएगा, हम चना जी, बोएंगे, गेहूं बोएंगे, सरसों बोएंगे, ये जो रबी की फसल हम बोएंगे, उसकी तैयारी की जो चर्चा हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय शरद जी से अगर कोई आप साझा करना चाहते संवाद, तो सादर आमंत्रित थे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। डॉक्टर किशोर दुबे जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, और हमारे चूंकि 8:05 हो गए हैं, अगर हमारे साथ जी आदरणीय ओम, कुलदीप जी जी ओम। जी हाँ, बोलिए। नहीं, प्रदीप वर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, तो वो पूछे क्या कह रहे थे। ओम जी हाँ, हेलो। मैं थोड़ा हट के ये पूछना चाह रहा था कि हम जो यूरिया उपयोग करते हैं उसमें लिखा होता है कि 42% से 44 या 46% नाइट्रोजन मिलता है हमको। और जी, मैंने अभी पढ़ा एक जगह कि एक ग्लेरिसीडिया या ग्रीपुष्प जिसको बोलते हैं, एक पौधा होता है, पेड़ होता है, मैंने भी कुछ पेड़ उसके मतलब लगाए हैं उसके, उसमें 32 से 34% नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। तो अरे मुझे वाह, मुझे ये मैंने पढ़ा हुआ है, और मैंने कुछ पेड़ भी लगाए, किंतु उसको किस तरह से कन्वर्ट करना ये मुझे मालूम नहीं है। यदि किसी को पता हो कि उसका मतलब ग्रीप उसके पत्तों से जो नाइट्रोजन मिलता है वो किस तरह से मिलेगा, क्या दही के साथ या उपयोग करने से मिल जाएगा, या अपन गौ कृपा अमृत के साथ उसका उपयोग करें, या कंपोस्ट के रूप में उपयोग करें, तो मार्गदर्शन देने की कृपा करें। उसको डीकम्पोजर के साथ करें ना सर, डीकम्पोजर में डाल के पहले उसको कंपोज कर लें पत्तियों को, ठीक है। और डीकम्पोजर में करने के बाद आपकी वो खाद बन जाएगा बिल्कुल, और उसको मैं फिर उपयोग करके देखें आप। कुछ पौधे मैंने उसके तैयार किए हैं, ग्रीप उसके, ग्लेरिसीडिया बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी खोज होगी है आपके लिए अगर ये चीज होती है, क्योंकि सिर्फ जैविक में नाइट्रोजन में प्रॉब्लम आती है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 32% नाइट्रोजन आप बता रहे 32%, हैं, अरे वाह वाह। 32% लगभग तक नाइट्रोजन मिल जाता है उसमें, ऐसा मैंने पढ़ा। प्रदीप भैया, वही पौधा जो आपने मुझे फोटो भेजा था, हाँ है ना, वही वाला पौधा ना। हाँ, वही वाला पौधा। हाँ हाँ, ठीक है, आप सही हैं। हेलो। मैंने इसका अध्ययन किया था, जो आपने मुझे भेजा था, तो उसमें 32% नाइट्रोजन और उसकी बॉन्डिंग के लिए और भी उपाय हैं, तो वो अपन मैं पूरा उस पर R&D करके और फिर अपन एक दिन मंच पे रखते हैं इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। मैं भी धन्यवाद कर रहा हूँ मुनिया धन्यवाद। जी, उसमें कुछ प्रयोग, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। और अभी मुझसे तो 2 ही पौधे तैयार हुए हैं, मैं चाहता हूँ 10-20 पौधे और तैयार हों उसके। नहीं, मैंने उसका रिसोर्स किया है, अपन उसको बल्क में, हमारा प्लान ये है कि उसको आधा एकड़ में लगा के, तो वो नाइट्रोजन का यूरिया की फैक्ट्री हो जाएगी। जो किसान को सबसे बड़ी समस्या है ना, कि अभी यूरिया कहाँ से लेके आए, लाइन में लगता है, फिर उधर वो पुलिस लकड़ी मार रही है, लठ लाइन में पड़ रहे हैं, तो वो सब समस्या से हम निजात पा जाएंगे। उसको आधा एक एक एकड़ में सीड प्रोग्राम दे के भी कर सकते हैं। हाँ, और पसोटा में भी एक किसान है अपने जुड़े हुए, उन्होंने भी काफी पौधे तैयार किए हैं इसके। तो जी,
कोशिश करते हैं हम उसको प्रैक्टिकल तौर पे कुछ करने की। भैया ने शरद भैया ने अच्छा बताया कि अभी उसको डिकम्पोजिटर के साथ उपयोग करें अपन, तो करेंगे अभी। उन किसान को इस मंच पे लाइएगा आदरणीय प्रदीप जी। जी वो किसान कर रहे हैं जिनका आप बता रहे हो, उनको भी इस चर्चा में शामिल करिएगा ताकि उनका हाँ संदीप भाई, वो बहुत प्रगतिशील आदमी है, कॉलेज भी चलाते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज। संदीप महतो नाम है उनका, तो अच्छा मैं अच्छा उनसे बात करके उनको लेके आता हूँ। जी जी जरूर। ठीक है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनिलाल जी। आज की कक्षा जो हुई बहुत अच्छी रही, और शरद जी ने जो बात रखी बहुत महत्वपूर्ण रखी कि बीज का प्रोडक्शन कैसे करना, उसमें रोगिंग करना और बाकी सब चीजें जो बोली। कल भी इसका थोड़ा सा विषय आया था आइसोलेशन का, तो मैं जो चंद बातें इसमें जो जोड़ना चाहता हूँ कि एक खेत में अगर बीज उत्पादन लेना है तो आजू बाजू के खेतों में वो उसका दूसरी वैरायटी नहीं होनी चाहिए, यह बात, या दूसरी फसल नहीं यानी उस प्रकार की फसल नहीं होनी चाहिए। यह जो है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार मैं करना चाहता हूँ वैज्ञानिक तरीके से। हर फसल का एक आइसोलेशन डिस्टेंस होता है कि अगर समझो शरद जी के खेत में अगर उन्होंने 2 एकड़ में या 1 एकड़ में अगर बीजोत्पादन लिया है, तो उसके अगल बगल में 10 मीटर, कुछ फसलों के लिए 50 मीटर, 100 मीटर, कुछ में 200 मीटर, इतने ही परिधि में दूसरी फसल या उसी फसल की दूसरी वैरायटी नहीं होना चाहिए। नहीं तो वरना क्या होगा, इसमें किसानों को लगेगा कि भाई बाजू वालों का मतलब या उसको समझाना पड़ेगा कि मत लगा, और इसमें सीड प्रोडक्शन होता नहीं है। तो यह थोड़ी सी धारणा को बदलना है। हर फसल के बाजू में आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, वो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है उतना अगर हम मेंटेन करते हैं तो बाजू वाले ने भी, अगर दूसरा हम जो फसल लगा रहे हैं, अगर गेहूं लगा रहे हैं और उसने भी गेहूं लगा दिया तो वो डिस्टेंस के बाहर में लगा जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि जिस तरह से शरद जी ने जो बोला है कि भाई हर बार उसका जो ईयर्स को चयन करो और उसमें से दानों का चयन करो, 1000 दानों का वजन करो। इस तरह से अगर कोई किसान करता है तो 10 साल तक उसको वैरायटी बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत। उसके आगे भी चलता है, 10 का 20 साल 25 साल भी चलता है, उसमें वैरायटी बदलने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः जिसको हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं, जिसमें गेहूं आता है कि जिसमें स्वपरागीकरण होता है, ऐसी स्वपरागीकरण करने वाले फसलों को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब उनका बीज जो है वो सालाना बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो किसान के मन में ऐसा था, अरे भाई 3 साल के बाद 4 साल के बाद, क्योंकि ये कृषि केंद्र वाले जो है उनको तो अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो बोलते रहते अरे 3 साल हो गए क्या, सोयाबीन का बीज भर लो, गेहूं का बीज भर लो, चने का बीज भर लो। तो वैज्ञानिक सत्यता यह है कि अगर सही तरीके से हमने अपने ही खेत में से बीजों को अगर इकट्ठा किया है तो कम से कम 10 साल तक बीज बदलने की जरूरत नहीं है। यह भी सबको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बिंदु जो है, जो पवन सर जी ने रखा और कल परसों भी हमने चर्चा में रखा था कि क्यों ना भाई हम तो ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, और पवन सर ने पीछे भी कहा था, क्योंकि कुछ जो नुस्खे अलग अलग किसानों ने जो निकाले हैं, उन नुस्खों को इकट्ठा करके उसको प्रकाशित करने का मानस जो है सर ने बोला था, तो उस पर भी काम चल रहा है। और हमने जैसा कल परसों बोला था कि कम से कम ये 10 दिन में जिनके जिनके पास में जो जो नुस्खे है वो अगर इकट्ठा आप मुन्नी लाल जी के पास में या हमारे पास में भेज देते हो तो निश्चित रूप से जो संकलन होगा, वो संकलन को पवन सर के नेतृत्व में डिजिटल बोलो या प्रिंटेड बोलो, उस तरह से वो जानकारी प्रकाशित की जाएगी, ताकि वह जो नुस्खे है उसको किसान अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग फसलों के साथ में प्रयोग करके धरातल पर उनका क्या भविष्य है, धरातल पर उनकी क्या परिणामकारकता है, यह देखेंगे। और अगर उचित है तो दूसरे किसानों को और दूसरे फसलों में भी फायदा होगा। बस यही बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने मार्गदर्शन दिया और दिशा दी। और आज 8 बजे 8:15 बज गया है, अगर इस क्लास को समापन की ओर ले चलते हैं।
मैं निवेदन जी, कोई कुछ कहना चाहता है? टाइम हो गया है। और कल फिर जिनका मैं आज इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा जुड़ते हैं, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जुड़े हैं, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, कई ऐसे महानुभाव हैं जिनके पास अथाह सागर है ज्ञान का, स्टोरियों का, लेकिन समय कम पड़ रहा है। आजकल समय कम पड़ जाता है, तो मन में रहता है कि आपको भी सुन लें, आपको भी सुन लें, परंतु समय के अभाव के कारण नहीं सुन पाते हैं। चलिए मैं आभार के माध्यम से सुनता हूँ आदरणीय रवि आदित्य जी को बिहार से, कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय रवि आदित्य जी। मेरी आवाज शायद रवि जी तक नहीं पहुंच रही है। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? जी जी, तो धन्यवाद आदरणीय विलास जी। जी, समय काफी हो गया है और कल 15 अगस्त जो मनाना है, सभी लोग हर हर घर तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो इसमें सब लोग आगे बढ़ करके इस त्योहार को मनावें। बहुत दिनों के बाद इस तरह का मौका मिला है कि जिस परिवार, जो लोग अपने घर पे कभी तिरंगा नहीं लगाए थे, आज जो है गवर्नमेंट कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, सब लोग लगा लें। बहुत अच्छी बात है। आज आदरणीय शरद जी ने जो बात बताई बहुत ही अच्छा रहा, और कल रमेश जी ने जो बात को आगे बढ़ाया था कि अब जो है हम लोगों को थोड़ा सा तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देना है कि कैसे तकनीकी बिंदुओं का प्रयोग करके अपने पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। निश्चित रूप से देखिए, आज उसी का एक पहला स्टेप था शरद जी का, कि जहां पे एवरेज पैदावार 18 कुंटल है, वहां पे उन्होंने कितना ज्यादा पैदावार ले लिया। तो यही सब चीजें, तकनीकी बिंदुओं का मतलब यही है कि अगर आपके खेतों में पौधों की संख्या जितना ही ज्यादा होगा और दूरी मेंटेन रहेगा, सबसे बड़ी बात यही होता है कि दूरी जहां इक्वल रहेगा, मेंटेन रहेगा, वहां आपका पैदावार बढ़ जाएगा। अब इसी के साथ, क्योंकि समय काफी हो गया, मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि शरद जी, जो प्रतिदिन जुड़ते हैं और काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, हम लोग को बहुत मार्गदर्शन देते हैं, उनको बहुत बहुत अभिवादन। इसी तरह से आप सब जुड़ते रहें। आज के योग टीचर जी ने भी अपना बहुत अच्छा योगदान दिया और योग कराए, जैसा कि हमारे आदरणीय पवन सर प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपनी बात को इस मंच के माध्यम से बताते रहते हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आदरणीय दुबे सर भी प्रतिदिन जुड़ते हैं और अपनी बात को निश्चित रूप से जितना भी समय मिलता है उसमें आगे बढ़ाते रहते हैं। आप तो प्रतिदिन जुड़ते ही हैं। आदरणीय मुनीलाल जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन। भगवान दास कुशवाहा जी भी जुड़ते हैं और वो भी अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ इंजीनियर टोली चंद जी निश्चित रूप से प्रतिदिन मैं देखता हूं कि सबसे पहले ही जुड़ जाते हैं योग में। जब मैं खोलता हूं तो निश्चित जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत अभिवादन। लिंकन सांवले जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन। आदरणीय ओंकारनाथ जी, जो झारखंड का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, काफी दिनों से जुड़ रहे हैं और शुरुआत में उनकी एक ललक थी कि हम कैसे जैविक खेती का शुरुआत करें, और निश्चित रूप से वो प्रतिदिन जुड़ करके आगे इस काम को बढ़ा रहे हैं। पुण्यकाम सामर्थ जी, ये भी प्रतिदिन जुड़ते हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदीप राज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय रघुवीर रावत जी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय रमेश चंद्र जी के बारे में मैं चर्चा कर दिया। रवि आदित्य जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ठाकुर दास जी हमारे किसान हैं, देखिए प्रतिदिन अब जुड़ना शुरू कर दिए। आदरणीय उमाशंकर जी, ये
देश सेवा से रिटायर होकर के हम लोग की सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। इस तरह से योग आहार में जितने भी इस क्लास में जुड़े सारे महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित रूप से थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, जैसा कि शरद जी ने कहा कि जो पागल शब्द की बात आई, देखिए वही सफल होता है जो अपने काम में एकदम बिल्कुल पागल हो जाए। आज बच्चे वही सफल हो रहे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, दिन रात कहीं ही रिश्तेदारी सारी चीज छोड़ देते हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं। सफलता उन्हीं को मिल रही है। जो भी साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि बिल्कुल उसी में रम जाते हैं, एकदम पागलों जैसे अपने लैब में पड़े रहते हैं, अपना अध्ययन करते रहते हैं, निश्चित रूप से वही कुछ खोज पाते हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय जी और आदरणीय राजश्री कुशवाहा बहन जी और सभी जुड़े हुए सब भाइयों को हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने सबका आभार ज्ञापित किया है। और सभी इसी कार्यक्रम में जुड़े रहें और लोगों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। इससे अगर किसी ने एक भी बात पकड़ ली और उस पर चल दिया तो ये आगे जो है तीली जैसा, जैसे तीली में आग होती है परंतु हमें उसको रगड़ने का काम करना है। इसलिए इस रगड़ ऐसा देने के व्यवहार कार्यक्रम में जैविक खेती की रगड़ के ऊपर आप अन्य लोगों को लाइए, अपने मित्रों को लाइए, समाज को लाइए, संगठन को लाइए और ये पुरुषार्थ लगातार करिए। ये यज्ञ की आहुति आप डाल रहे हैं, इससे बहुत देश को उन्नति मिलेगी। धन्यवाद। हमारा समाज सुधरेगा, स्वस्थ होगा, यही होगा हमारे आहार के कारण। जी सबको सादर प्रणाम। ओम ओम जी। यादव साहब, मैंने अपनी ड्यूटी आज पूरी कर दी। आज एक हमारे यहाँ से एक किसान थे, वो अभी सुबह से ऐसे ही घूम रहे थे। उनका नाम चंद्रकिशोर पटेल है, तो समाज से गुर्जर है। मैंने उनको बोला कि अभी आप ज्वाइन करो, तो जैसे ही उन्होंने पूरी वार्ता शांति से सुनी तो कहते हैं यार ये तो बहुत अद्भुत है यार, ये कब होता है, कैसे होता है, ये अगले साल कब होगा? अरे मैंने कहा अगले साल नहीं भैया, ये डेली होगा। समझा? मेरे को बोला कि डेली होगा। तो क्या है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ में, हम कितने, अगर मान लो 20-25 गिने चुने लोग हैं और 25 लोग भी अगर एक एक किसान को अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितने हुए? 50। और वो 50 अगर फिर एक एक को जोड़ देते हैं तो वो एक वो शतरंज का, आपको पता है ना कि अगर मैं पहले घर में एक दाना महाराज, वो एक आपने कहानी सुनी होगी कि वो गए भिक्षा मांगने महाराज के पास के महाराज मुझे आपसे एक मंदिर चाहिए। कहा सुना दियो दादा कहानी। गुरुजी अब कहा सुना दियो, बहुत हो गया, 8:30 बजे वाले हैं। देखो गुरुजी गेट के बाहर क्लास लगाएंगे, गेट के बाहर। नहीं गुरुजी, हमने कह दिया था कि अभी टाइम खत्म होने के बाद जिसको जाना है वो चला जाए। गेट के बाहर हमारे पास कोई टाइम नहीं, हमारी साइकिल तो यही पंचर होती ना। अभी कोई बंधन नहीं है भाई, क्लास खत्म हो गई, जिसको जुड़ा रहना रहे। हम हमारे क्लास की तो चर्चा कर सकते हैं ना आपस में। नाश्ता वास्ता कर लो, चाय पी लो, नौटंकी ना दिखाओ, ठीक है? उठने हैं 12 बजे और फिर नौटंकी दिखाओ। हाँ अब देख रहे देखो सराज जी, उनकी चेहरा देखिए तो ना। 5 बजे 4:07 चाय आ गई ना तुम्हारी? हाँ आ गई। चाय मिल रही, टाइम से भोजन मिल ओम जी, ठाकुर साहब बल्लर के बारे में बताइए। बल्लर क्या होता है हम लोगों को मालूम नहीं है, इसके बारे में पूरी क्लास सुन लिया, जानकारी नहीं प्राप्त हुई। थोड़ा सा ओम बल्लर के बारे में बताने की कोशिश करें। आपको घर आना पड़ेगा भैया, मेरे को उमाशंकर जी आप घर आइए मेरे। बल्लर बता दे क्या होती है। बल्लर सेम होती है उमाशंकर जी, सेम। जी गेहूं के बीच सेम जी, तो गेहूं के बीच में बल्लर और सेम की खेती हो सकती है ना? हो रही है, हो सकती है। हाँ नर्मदापुरम में चाय चल रही है, आदरणीय प्रदीप राज जी पी रहे हैं, वर्मा जी चाय पी रहे। अरे तेरे का इकट्ठे बैठेगा एक ही जगह यार, देखो तीनों चाय पी रहे हैं यार। स्कूल की छुट्टी के बाद गुमठी नहीं रहती बाहर। ये चाय नहीं है, काढ़ा है पतंजलि का। अरे लेमन टी है, लेमन नहीं, लेमन भी नहीं है, मेरी लेमन टी है मेरी। अच्छा हमारी वही है। चलो विदा लेते हैं, हमें फिर सुबह मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। और आप दाल बाटी खाने कब आ रहे हैं?
जब आप बुलाओ, आप बुला ही नहीं रहे। अरे बुलाते कहाँ गुरुदेव, आप तो बस रोज आ कक्षा में जुड़े जाते हैं, जुड़े आप तो रहते आ हो, जाते आएंगे। हैं, जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। आ थोड़ा जाओ, बहुत दिन बाहर हो गए सर, आपके दर्शन नहीं किए बहुत दिन। मौसम थोड़ा सा ऐसा था, हमें हमें लग गई थी पता, हमने किसी को बताया नहीं था। मैं छिल गया था, देखिए जी। अरे क्या हो गया सर? अरे ये छिल गया था, इसलिए 8-10 दिन थोड़ा सा वो रहा। अब ठीक है, अब आएंगे अब। अरे बाइक, तेरी, वो स्कूटी चला रहे थे बच्ची की, वो अगला ब्रेक लग गया धोखे से, तो खिसक गए थे। सर गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई थी कहीं पे, मतलब ऐसा तो नहीं? अब अब तो बस्ट ही होने का काम है, पंचर का सीधी बस्ट करो। सीधा डेरा ही जमाओ, क्या है, हैं? जी सर। ठीक है सर, जी सर। चलिए मिलते हैं। ओम। ओम सर।